सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे आज की इस नई यूट्यूब क्लास में, जिसमें क्लास 12th का एक नया और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे। अब भैया डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, तो हमारा देख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में दो वर्ड्स की मदद से चैप्टर का नाम बना रखा गया है, एक डिफरेंशियल और एक इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब आप पहले से ही जानते हो, जैसे कुछ एग्जांपल्स ले ले तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो हो गया, या फिर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स इक्वल्स टू थ्री हो गया, या फिर हमारा एक्स प्लस वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टू वाई, कुछ कुछ इस तरीके से प्लस थ्री। मतलब या तो एक्स वाला कुछ टर्म हो गया, एक्स का अपना कुछ इक्वेशन हो गया, या फिर वाई का अपना अलग इक्वेशन जिसमें एक्स अलग से मिक्स है, या फिर सिंपल अलग से वाई हो गया। कुछ भी ऐसा हो सकता है, यानी कि एक्स का अपना अलग इक्वेशन, वाई का अलग इक्वेशन, या फिर एक्स वाई मिक्स करके एक्स के कुछ पावर्स दे दो, वाई के कुछ पावर्स दे दो, या फिर एक्स और वाई वेरिएबल्स ही तो हैं, कुछ दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में इस तरीके से कुछ एलएचएस आरएचएस वगैरह बनाकर कुछ कुछ चीजें लिख दो, इसे हम इक्वेशन कहते हैं। भैया डिफरेंशियल मतलब क्या होता था, तो जैसे dy बाई डी एक्स, जिसे हम वाई वाई डैश से बोलते डिनोट करते हैं, या फिर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसे हम वाई डबल डैश से डिनोट करते हैं, या फिर ये तो हमारा वाई इक्वल्स टू अगर कुछ एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो, अगर एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई का कुछ फंक्शन हुआ तो भैया तब कैसे लिखोगे, तब हम बोल सकते आपका डी एक्स बाई डी वाई, जिसे आप एक्स डैश कह सकते हो, या फिर डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, जिसे आप एक्स डबल डैश कह सकते हो, या फिर ऐसा ही आपका एक्स ट्रिपल डैश ले लो, एक्स जितना डैश लेना है ले लो, वाई का भी जितना लेना है, इस तरीके से आप लेते जा सकते हो, इसे हम डिफरेंशियल कहते हैं। तो वो इक्वेशन जिसमें आपकी इस तरीके के डिफरेंशियल वाली चीजें यूज होने लग जाए, उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अब देखो, ऐसा तो जैसे रिस्ट्रिक्शन है नहीं, जब हम बोलते हैं कि वाई का इक्वेशन बना रहे तो उसमें एक्स नहीं आ सकता, एक्स का इक्वेशन बना रहे तो उसमें वाई नहीं आ सकता, बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब इन चीजों का इक्वेशन बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें नॉर्मल सिंपल वाई और एक्स नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, बस एलएचएस आरएचएस कुछ कुछ टर्म्स होने चाहिए। जैसे एक्स इंटू मैं बोल दू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस बोल दू वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री। या फिर अब सोच रहे हो कि भैया मतलब नॉर्मल और आपका ये कुछ डिफरेंशियल मल्टीप्लाई होना जरूरी है, नहीं, आप एक नॉर्मल सिंपल डीवाई बाई डी एक्स लिख दो, आप एक सिंपल वाई लिख दो या वाई स्क्वायर लिख दो इक्वल्स टू थ्री। ये सब हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं, मतलब एक इक्वेशन का तो फॉर्म है ही है, एलएचएस है और आरएचएस है, इसके बीच बीच में आपके कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके के डिफरेंशियल वाली चीजें भी लगाई गई हैं, इसे हम कहते हैं, अच्छा ये तो नहीं है हमारा, इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सा चीज है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे कुछ डिग्री होते हैं, ऑर्डर जैसी चीजें होती हैं। तो भैया ये ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, तो देखो ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं है, ये आप देख रहे हो डीवाई बाई डी एक्स को क्या लिखोगे, वाई डैश, सिंपल। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, वाई डबल डैश। इसे आप क्या लिखोगे, नॉर्मल वाई डैश। ये तो जानते हो ना। तो अब देखो किस पे सबसे ज्यादा डैश है, इस पे सबसे ज्यादा डैश लगा हुआ है, तो ये हमारा बताएगा कि ऑर्डर क्या है, यानी दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया तो ऑर्डर टू है, ठीक है, ऑर्डर हमारा टू हुआ। समझे इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे इसमें डिफरेंशियल कितने लगाए गए, एक दो तीन तरीके के तीन डिफरेंशियल है। इसमें देखो किससे कौन सा ऐसा डिफरेंशियल है जिसे सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया हो, तो इसे तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया, इसे दो बार डिफरेंशिएट, तभी तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है। इसे एक ही बार, तो ये हमारा सबसे ज्यादा बार किया गया है, दो बार किया गया है, तो हम ऑर्डर टू बोलेंगे, ठीक है। अब भैया हमारा ऑर्डर तो समझ गया, अब डिग्री क्या होता है, डिग्री हमारा होता है कि जिससे डिफाइन किया जा रहा है ऑर्डर, उसका खुद का कितना पावर है। तो इसका पावर तो भैया एक ही है, इसका पावर अगर आप ध्यान से देखो एक ही है। अगर मैं बोल देता इसका स्क्वायर, तब मैं बोलता कि इसका पावर दो है, मतलब इसका डिग्री दो है। आप देखो कि जिससे ऑर्डर मेरा डिफाइन हो रहा है, जिस टर्म से, इस टर्म से मेरा ऑर्डर डिफाइन हो रहा है ना, तो जो मेरा ऑर्डर बता रहा है, यानी कि जिसका ऑर्डर सबसे हाई है, इसका बोलोगे इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर वन है, इसका भी ऑर्डर वन है, ठीक है।
लेकिन पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर में पूछूं तो जो सबसे ज्यादा ऑर्डर है इसका ऑर्डर 2 है। क्यों? इस पावर की वजह से नहीं, पावर तो मैंने अभी लगाया था, इसकी वजह से कौन सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर 2 है। जो एक बार डिफरेंशिएट हुआ था उसका ऑर्डर 1 है। और जब मैं बोलूंगी पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ये एज अ होल का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो जो सबसे ज्यादा वाला ऑर्डर था ऑर्डर 2। ठीक है, अब डिग्री क्या होता है भैया? ऑर्डर तो समझ गए, ठीक है। डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब कि जो टर्म मुझे ऑर्डर बता रहा है, जो टर्म मुझे पूरे इक्वेशन का ऑर्डर बता रहा है, उसका पावर कितना है। तो देखो मुझे, क्या ये टर्म ऑर्डर बता रहा था? चलो ठीक है, इसका एक था। क्या ये टर्म बता रहा था? इसका भी एक है, ठीक है। इसका ये ऑर्डर बता रहा था क्या? हाँ, इसका दो है, ठीक है। तो जो जिसका सबसे ज्यादा ऑर्डर, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, वो मुझे ऑर्डर बताएगा। और ऑर्डर क्या होता है? जितनी बार वो डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। तो ये वाला टर्म मुझे ऑर्डर बता रहा है, ये पर्टिकुलर टर्म यानी कि ये टर्म। अब इस टर्म का पावर कितना है? इस टर्म का पावर देख सकते हो, एक, सिंगल एक है। जैसे डी स्क्वायर, यही लिखाया गया है ना, इसका पावर एक है। तो मैं बोलूंगा कि डिग्री इस इक्वेशन का 1 है। अगर यही लिखा देता, इसका मैं स्क्वायर कर देता, अब मैं बोलूंगा कि डिग्री 2 हो गया। लेकिन अगर यही ऐसा लिख दिया जाए, थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं, अगर इसे मैं ऐसा लिख दूं कि इसका पावर दे दूं मैं 3 और इसका पावर दे दूं 2, तो आप क्या बोलोगे भैया? जिसका डिग्री सबसे ज्यादा, जिसका डिग्री सबसे ज्यादा। लेकिन उसके पहले में चेक करना पड़ता है ऑर्डर किसका ज्यादा, ऑर्डर इसका ज्यादा। तो इसका जो ऑर्डर है वो आप बोलोगे। अब ऐसा मान लेते हैं हमारे, आप बोलोगे भैया इसका डिग्री तो ज्यादा है, 3 है, तो 3 कायदे से हमारा डिग्री होना चाहिए। लेकिन नहीं, पहले देखोगे ऑर्डर किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा ऑर्डर, उसका पावर क्या लगा हुआ है वो हम बताते हैं। तो इसका ज्यादा ऑर्डर है ना, 2 है, इसका तो ऑर्डर एक ही था, एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसका ऑर्डर 2 है, तो इसका जो पावर होगा, पहले इसका पावर कुछ भी नहीं था तो हम बोल रहे थे इसका डिग्री 1 है। अब इसका पावर हमने 2 लगा दिया ना ऊपर में, तब मैं बोलूंगा इसका पावर आपका, इसका डिग्री 2 है। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कुछ ऐसा कि ये भी डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है और इसका पावर 3 है, ठीक है। और इसका पावर 2 है। अब अगर ध्यान से देखो तो मुझे ये टर्म ऑर्डर कितना दे रहा है? 2। ये टर्म ऑर्डर कितना दे रहा है? 2, दो दो बार डिफरेंशिएट हुआ है। ये टर्म कितना दे रहा है? 1। तो कायदे से सबसे ज्यादा ऑर्डर कितना है? हमारे पास 2 आया है, तो इस पूरे इक्वेशन का ऑर्डर हमारा 2 हो जाएगा। अब मैं बोलूं डिग्री कितना होगा, तो डिग्री देख लीजिए, 2 वाला कौन कौन सा है? दो, मतलब जो हमारा ऑर्डर है उस ऑर्डर वाला कौन कौन सा इक्वेशन है कि ये है, एक हमारे पास ये एक टर्म है, तो ये दोनों टर्म। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से ज्यादा डिग्री किसके पास है, क्योंकि दोनों तो दो दो वाले हैं ना, दोनों दो दो मैक्सिमम वाले हैं। अब देख लो किसका आपका डिग्री ज्यादा, किसका पावर ज्यादा है। तो इसका तो 2 है, इसका 3 है, तो मैं इस बार 3 लेके चलूंगा। समझ गए? ऑर्डर मतलब कि जितने बार भी डिफरेंशियल वाले टर्म्स लिख रखे गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा बारी बार डिफरेंशिएट कौन हुआ है। तो यहां हम देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स लिखा होता तो एक बार डिफरेंशिएट होता। डी क्यूब वाई, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब लिखा होता तो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो मैं बोलूंगा कि ये तो 3 बार डिफरेंशिएट हो गया। तो अभी मेरे पूरे इक्वेशन में अगर यही सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है जो कि 3 बार, तो मैं बोलूंगा पूरे इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। अब जब डिग्री अगर पूछ दे, तो जो मेरा ऑर्डर है, जैसे इस केस में मेरे पास ऑर्डर 3 है, अभी अगर मैं ये ले लूं, तो देखो कि इस इक्वेशन में किस किस का 3 ऑर्डर है। तो ऐसे निकाल लो सभी टर्म्स, जिसका मतलब सबसे पहले निकालो कि पूरे इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। अब देखो कि किस किस टर्म का उसमें सेम ऑर्डर है। अब देखो कि उन टर्म्स में किसका सबसे ज्यादा पावर है। इस तरीके से हम निकालते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे जाए। अच्छा, एक और बात बता दूं कि डिग्री ऑर्डर निकालना आसान है। ऑर्डर ठीक है जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, लेकिन आप ऑर्डर तब तक नहीं बता सकते
सॉरी डिग्री तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आप उस पर्टिकुलर इक्वेशन को, मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं कुछ, अगर कुछ लिखा गया है, मान लेते डीवाई बाई डी एक्स लिखा गया है प्लस वाई स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स लिखा गया है और एक लिख दिया प्लस साइन में, कायदे से आप ये डीवाई बाई डी एक्स चाहो तो कॉमन ले सकते हो ना। इस पूरे इक्वेशन से मैं चाहूं डीवाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर बाई डी एक्स लिखा हो तो मैं कॉमन ले सकता हूं, लेकिन क्या आप इसमें से डीवाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो? नहीं। तो जब भी डीवाई बाई डी एक्स किसी फंक्शन के अंदर में बंद हो जिससे बाहर निकाल पाना मुश्किल है, तब उस केस में हम बोलते हैं इसका ऑर्डर डिटरमाइन, इसका डिग्री डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर मतलब ऑर्डर बता सकते हो, ऑर्डर हमारा सबसे पहला केस होता है चेक करना। ऑर्डर मतलब कितनी बारी बार डिफरेंशिएट हुआ है, और डिग्री मतलब जिसका सबसे ज्यादा ऑर्डर उसका पावर सबसे ज्यादा कहां है। ठीक है, तो डिग्री बाद में आता है, पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं फिर डिग्री बाद में आता है। तो बाद वाला याद रखिएगा हमेशा, डिग्री में कुछ दिक्कत होती है अगर डिग्री जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं अंदर अगर फंसा हुआ है, चाहे डीवाई बाई डी एक्स फंसा हो चाहे डी स्क्वायर बाई डी एक्स पर कुछ भी फंसा हुआ हो, उस केस में हमारा डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लें। हम्म, चलो ये देखते हैं। इसमें आप ध्यान से देखो, फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री, इसमें हमारा एक ही ये इक्वेशन है और तो कहीं मुझे डिफरेंशियल दिख नहीं रहा है, ये एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है यानी वाई डैश लिखा गया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया। और इसमें तो और कुछ ऐसा है नहीं, तो इसका पावर क्या है? पावर भी 1 ही है, तो इसका डिग्री भी 1 हो गया। इसमें मैं अगर देखूं, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे सबसे पहले क्या निकालना होता है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब सबसे पहले निकालू कि मेरा डिफरेंशिएट कहां कहां किया गया, ये है डिफरेंशियल के फॉर्म में और ये है डिफरेंशियल के फॉर्म में और ये है। सबसे पहले मैं चेक करूंगा ऑर्डर, यानी कौन सबसे ज्यादा बार, ये तो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये एक ही बार हुआ है और ये हमारा 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यानी कि ऑर्डर ये हो गया 2 हो गया। अब मैं देखूंगा डिग्री। डिग्री देखने के लिए पहले मैं देखूंगा कि जो ऑर्डर था उस ऑर्डर वाले कितने टर्म्स है, तो 2 ऑर्डर है, हमारा ऑर्डर 2 इस बार आया है, तो 2 ऑर्डर वाले कौन कौन से टर्म है? तो सिर्फ ये टर्म है। इसका पावर कितना है? इसका पावर 1 है। अगर किसी वजह से मान लेते यहां भी डीवाई बाई डी एक्स होता तो हमारा ऑर्डर 1 आ जाता है, मैक्सिमम तो 1 ही दिख रहा था, फिर हमें अगर ये भी 1 अगर डीवाई बाई डी एक्स लिखा होता 1 1 1 हर जगह हो जाता। फिर मैं देखता कि ऑर्डर अगर 1 है तो 1 1 ऑर्डर वाले में पावर किसका सबसे ज्यादा, तो पावर सबसे ज्यादा मुझे यहां दिख रहा था इस टर्म में, जो कि 2। तब मैं बोलता डिग्री 2 है। लेकिन इस केस में देखो हमारे पास ऑर्डर तो इस पे ज्यादा है ना, तो इसका पावर कितना है? इसका पावर 1 है, इसलिए इसका मैं बोलूंगा कि डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है। इसमें देखो, इसमें हमारा सब ये एक हो गया वाई ट्रिपल डैश और ये हो गया एक वाई डैश, तो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट ये हुआ है 3 बार, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2। ऑर्डर 2 हो गया, सॉरी ऑर्डर 3 हो गया, 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। अब मुझे बताओ कि ऑर्डर अगर 3 है तो क्या मैं डिग्री बता दूं? डिग्री तो मैं बता सकता हूं कि 3 वाला जो हमारा है, सबसे 3 ऑर्डर है ना, तो 3 ऑर्डर वाला चेक करूंगा, सिर्फ यही तो एक टर्म है, तो इसका जो पावर पावर 1 है, तो कायदे से इसका डिग्री 1 होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं। इसका डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि इसमें एक ऐसा टर्म है जिसे आप कॉमन लेके बाहर नहीं निकाल सकते, और वो ये है। आप सोचो इसमें से वाई डैश, वाई डैश है ना, वाई डैश कोई कॉमन निकालना चाहो, मान लेते इसमें से तो निकाल लेंगे। हमारा इक्वेशन क्या लिखा गया? वाई ट्रिपल डैश वाई स्क्वायर। इस अगर मैं वाई डैश कॉमन निकालना चाहूं तो आप इसको लिख दोगे वाई ट्रिपल डैश बाई वाई डैश, ऐसे लिख दोगे, और वाई स्क्वायर बाई वाई डैश भी लिख दोगे। लेकिन कायदे से मतलब एक तरीके से सोचो, क्या ये इस वाई डैश को मैं निकालने के लिए मतलब सारा ये झंझट कर रहा हूं ना? मेरा मकसद सिर्फ ये वाई डैश सबके नीचे लिखना नहीं है, वो तो मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूं, वो तो मैं इसके नीचे भी लिख सकता हूं, लेकिन मेरा काम है क्या ऐसा करने से ये वाई डैश बाहर निकलेगा? नहीं निकल सकता। सिंपल इस तरीके से बाहर नहीं निकल सकता, तो मैं नहीं लिख सकता इसे। मतलब वाई डैश कहीं की पावर में किसी के फंक्शन में फंसा हुआ है, तो इसका ऑर्डर तो बोल दूंगा लेकिन डिग्री बोल पाना पॉसिबल नहीं है। जैसा देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इतना, सो इट्स ऑर्डर इज 3। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन इट्स डेरिवेटिव, सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इस टर्म का मैंने एक सिंपल सा मतलब बता दिया बस आपको, कि उसे आप बाहर निकाल पा रहे हो या नहीं, बस इतना सिंपल सा डिफिनेशन आप समझो। पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ जिसमें बस डिग्री और ऑर्डर निकालना था। दूसरे एक्सरसाइज पे आते हैं। दूसरा एक्सरसाइज ये कहता है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब आप ये समझो कि मान लेते हैं हमारे पास ये है, ठीक है। इसका मैं अगर आपको बताऊं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मुझे जनरल मतलब एक जनरल इक्वेशन निकालना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। मुझे इसका एक बार जनरल इक्वेशन निकालना है और मुझे एक बार मान लेते कोई एक इक्वेशन है मेरे पास ऐसा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कुछ ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं अगर मैं बोलूं कि मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब ये होता है आप इंटीग्रेट करो, ठीक है। नॉर्मल अगर इस इक्वेशन को भी अगर आप इंटीग्रेट करना चाहो, कैसे करोगे? आप इसे करोगे सबसे पहले, अगर इसे इंटीग्रेट करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो आपका डीवाई बाई डी एक्स बन जाएगा, प्लस ये एक्स क्यूब एक्स का पावर 4/4 प्लस 3x। अभी भी एक टर्म हमारा डिफरेंशियल में बचा हुआ है, अच्छा कांस्टेंट भी आएगा हमारा, ठीक है। अभी भी एक टर्म बचा हुआ है हमारा, तो इसे वापस इंटीग्रेट करो, y प्लस एक्स का पावर 5/5 इंटू 4 20 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस एक बार और इंटीग्रेट किया हमने तो इसका अपना कुछ एक कांस्टेंट आएगा। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि इसमें दो कांस्टेंट्स है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन अगर मैं इन कांस्टेंट्स का वैल्यू किसी तरीके से निकाल सकूं या फिर वैल्यू मुझे दे दे सी और डी का वैल्यू, तब एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी मेरे पास ऐसा सी और डी में कुछ एक रैंडम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना बचे। अब चलो कुछ कुछ चीजें हम क्वेश्चंस वगैरह देख लें। बोला गया वेरीफाई करने, क्वेश्चंस इस तरीके से पूछेंगे इस एक्सरसाइज से, वेरीफाई दैट फंक्शन ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये। मतलब कुछ नहीं करना है, आपको एक इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू ई का पावर -3x। आपको करना यह है कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और y का वैल्यू दिया ही गया, तीनों को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहां से y तो दिया ही गया है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो एक बार डिफरेंशिएट करके, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर दो बार डिफरेंशिएट कर दो। अब जो फाइनल वैल्यू आएगा इसमें सभी वैल्यू पुट करने के बाद, क्या ये जीरो आ रहा है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अगर हाँ, तो ये मैं बोलूंगा ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जैसे y इक्वल टू ई का पावर -3x था, डी वाई बाई डी एक्स करो, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, डिफरेंशिएट करना जानते ही हो। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि इसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -3e का पावर -3x। एक सेकेंड, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह है हमारे पास 9e का पावर -3x प्लस डिवाइड बाई डी एक्स क्या हमारे पास -3e का पावर -3x, ठीक है। और -6y बोल रहा है, माइनस, अच्छा माइनस प्लस माइनस क्या बोल दूंगा मैं, माइनस बोल देता हूं एक साथ, -6y, y का क्या है हमारे पास e का पावर -3x। बस पूछ रहा है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो ध्यान से देख सकते हैं e का पावर -3x तो ठीक है, ये -3 -6 -9 हो गया, और 9 से -9 जाएगा, e का पावर -3x तो हर जगह कॉमन है, 9 -9 0, ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। सेम अब आपको यहां भी यही करना है, y का वैल्यू दिया गया है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो y को एक बार डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, y का वैल्यू पहले से दिया गया है, पुट करो, देखो इन्होंने पुट किया यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये y का वैल्यू पहले से दिया गया, ये हमने निकाला है और ये पहले से दिया गया है, दोनों को सम करने पे जीरो आ रहा है, और इन्होंने भी यही बोला कि जीरो आना चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक्सरसाइज खत्म होता है हमारा यहीं पे। चलो दूसरे एक्सरसाइज पे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। अगर किसी का जनरल सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन इस तरीके से दिया गया है, तो उसका मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पता करूंगा? तो इसका सबसे सिंपल सा मेथड समझो ना, देखो जनरल सॉल्यूशन में मैंने क्या कहा था कि आपके कुछ कांस्टेंट्स रहेंगे, तो मुझे बस वो कांस्टेंट्स हटाने होते हैं और डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना होता है। देखो सबसे पहले आपको पता करना है कि उस जनरल सॉल्यूशन में कितने आपके कांस्टेंट्स दे रखे गए। जैसे इसमें मुझे दो कांस्टेंट दिख रहा है, इसमें मुझे दो कांस्टेंट दिख रहा है, तो दो अगर कांस्टेंट्स हैं तो उन दोनों कांस्टेंट्स को मुझे बस हटाना होता है। कैसे हटाऊंगा?
तो देख लो ना यार, देखो मान लेते एक कांस्टेंट होता है, एक अगर कांस्टेंट है, इसे हटाने के लिए मैं अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, यहां से एक बार डिफरेंशिएट, इसे इंटीग्रेट करके यहां आए थे, इसे डिफरेंशिएट कर दो तो यहां पहुंच जाएंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पहुंच जाएंगे, और देख लो जो कांस्टेंट वाला टर्म था जीरो हो जाएगा। तो कायदे से अगर एक कांस्टेंट है, अगर एक कांस्टेंट है तो मुझे सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर दो कांस्टेंट है, जैसे इस इक्वेशन में देख लो सी एक्स और डी है, दो कांस्टेंट है तो मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहां से देखो, ये हम इंटीग्रेट कर करके यहां से यहां, यहां से यहां पहुंचे थे, लेकिन देखो हम जैसे ही यहां से यहां चलते हैं, एक बार जब हमने डिफरेंशिएट किया तो डी गायब हो गया, एक बार और हमने डिफरेंशिएट किया तो आपका सी गायब हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जितना हमारा कांस्टेंट उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और आपका इक्वेशन ऐसे डी स्क्वायर डिफरेंशियल के फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो पता करना है। तो जाहिर सी बात है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये सारे टर्म्स आएंगे ही आएंगे। अब कुछ लोग यहां पर चालाकी दिखाएंगे, अगर बोलेंगे भैया अगर हमारा इक्वेशन मान लेते कुछ ऐसा होता, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस मान लेते 3y प्लस सी प्लस डी, मतलब दो कॉन्स्टेंट्स तो हैं लेकिन प्लस में है, ठीक है, तब भी क्या हमें दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता। मतलब इसे तो मैं भैया प्रूव कर सकता हूं, एक बार डिफरेंशिएट करने से ही हमारा सी और डी दोनों हट जाएगा। करके देखते हैं, डिफरेंशिएट करो 2x, एक्स की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस आपका ये हो जाएगा 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये 0 प्लस डी भी 0, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है। भैया ये तो सच में एक बार डिफरेंशिएट करने से दो दो कांस्टेंट हट गए, बट क्या ये सही में दो कांस्टेंट है? याद करो जब हम अपना इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ रहे थे, जब एक ही इक्वेशन में C1 C2 अलग अलग आपके ऐसे आ जाते थे कांस्टेंट्स, और दोनों अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे गए हैं तो दोनों को एक साथ क्लब करके एक कांस्टेंट हम बोलते थे। C1 और C2 मान लेते ऐसा दिया गया है, दो कांस्टेंट क्लब करके एक साथ हम इसे C बोलते थे। तो जब भी अगर ऐसे सी डी ऐसा अलग अलग कांस्टेंट दिया गया है, एक मतलब प्लस माइनस में क्लब करके एक कांस्टेंट बना दो, एक ही तो कांस्टेंट है। तो भैया दो कांस्टेंट क्या होता है? दो कांस्टेंट होता है कि एक जैसे डी है और दूसरा सी एक्स है, देख लो इसमें एक्स वाला टर्म नहीं है, इसमें एक्स वाला टर्म है, दोनों कॉमन ले, दोनों को एक साथ प्लस माइनस कर पाना मुश्किल है। अगर मैं ही यही बोल देता एक सी एक्स है और एक डी एक्स है, अगेन आप कॉमन ले सकते हो एक्स को सी, इसे आप ऐसे लिख सकते हो एक्स सी प्लस डी। आप बोल दो ये दोनों सम करके कोई ई नाम का कांस्टेंट बन रहा है, एक्स ई, हो गया एक कांस्टेंट। तो अगर सम कर पा रहे हो तो वो हमारा एक ही कांस्टेंट होता है, सम या माइनस कर पा रहे हो तो वो हमारा एक ही कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होता है। चलो कुछ क्वेश्चंस वगैरह किया जाए तो थोड़ा और दिमाग खोले कि भैया कैसे क्वेश्चन करना है। बोला गया है y इक्वल्स टू एम एक्स है, इसका मुझे आप इनका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर दो। ठीक है, बनाते हैं भैया। ध्यान से देखो y इक्वल्स टू एम एक्स में हम जानते हैं कि हमारा एक ही कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन जैसा कुछ हमें दिख रहा है, और कांस्टेंट हमें m देखने को मिलता है, यही तो हमारा कांस्टेंट है। तो m एक ही कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा और मुझे m को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा भैया? देख लो, इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, एक्स की रेस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपका m आएगा। भैया ये तो m हटा ही नहीं, बिल्कुल हट चुका है दोस्त। अब सोच रहे हो भैया मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा, बट आप नहीं जा सकते, ऐसे करने से m हट रहा है लेकिन आप नहीं जा सकते, आपको इसी में दिमाग लगाना पड़ेगा। एक कांस्टेंट है तो एक ही बार आप डिफरेंशिएट करोगे, याद रखिए एक कांस्टेंट है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे, दो कांस्टेंट है तो दो ही बार डिफरेंशिएट करोगे। अगर अभी भी नहीं हट रहा है तो उसी में इंटरमिक्स करिए और देखिए कि हट पा रहा है कि नहीं। आप ध्यान से देखो, m का वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, m की जगह डाल दो डी वाई बाई डी एक्स, वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स हो गया हमारा इक्वेशन जिसमें से m हट चुका है अब हमारा। बस अब आपको दिमाग का खेल लगाना है कि कैसे मैं इक्वेशन को हटाऊं, इक्वेशन मतलब सॉरी कांस्टेंट को हटाऊं। कांस्टेंट हटाने का मतलब ये नहीं कि इतने बार डिफरेंशिएट कर दो कि वो जीरो हो जाए, जीरो भी हो सकता है। आप कर दे, इसे करके देखो, y बाई एक्स इक्वल्स टू एम, इसे लिख सकते थे ना ऐसे, एक ही बार डिफरेंशिएट करने पे हट जाएगा। कैसे हटेगा भैया? तो ये हमारा ऐसे हटेगा कि डिफरेंशिएट करो, पहले y को डिफरेंशिएट करोगे, इस इधर वाले टर्म को करते हैं, तो ये तो y u बाई v के फॉर्म में है, इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले y डैश लिखेंगे,
वाई डैश को हम क्या लिखते हैं, डीवाई बाई डी एक्स, अभी वाई डैश ही लिख रहे हैं, इसे आप सिंपल लिख दो वाई इक्वल्स टू वाई डैश एक्स, यही लिखा गया है। तो ये सिंपल इस फॉर्म में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, वाई डैश इंटू एक्स, ठीक है, माइनस इस बार एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो एक्स को डिफरेंशिएट करने पे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस वाई को जस्ट मल्टीप्लाई में छोड़ देंगे, 1 माइनस वाई, ठीक है, नीचे में आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब m का डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट है तो ये 0 आ गया, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, 0 हो गया, तो वाई डैश एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू वाई डैश एक्स। ध्यान से देख सकते हो, चाहे आप जैसे कर लो सॉल्यूशन वही आने वाला है, ठीक है, बस आपको वो कांस्टेंट हटाना है, जितना कांस्टेंट उतनी ही बार डिफरेंशिएट करोगे, नहीं अगर अभी भी हट रहा है तो तिगड़म लगाओ यार, कैसे हटेगा, कुछ वैल्यू पुटिंग करो, सब्स्टिट्यूट करो एक दूसरे की जगह। अब चलो कुछ क्वेश्चन वगैरह किया जाए, जैसे एक क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, देख लो वही तो है, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, वाई को इधर लेकर आओ तो माइनस वाई इक्वल्स टू 0, वही तो इक्वेशन है। चलो एक और बोला गया, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल्स टू a sin x प्लस b, a sin, ठीक है भैया, मुझे यहां से आपका कॉन्स्टेंट्स वगैरह सारी चीजें वो मुझे हटाने का कोशिश करना है, तो ये कैसे हटेगा भैया, तो देखो यार, मुझे सबसे पहले क्या पता है, मैंने क्या बोला था, जब भी दो कांस्टेंट हो तो ट्राई कर लो दोनों अगर क्लब वगैरह हो पा रहे तो क्लब कर पाना ही मुश्किल है, ए साइन के अंदर बंद है हमारा बी और एक ए अलग है, तो या तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा क्लब कर पाना है, तो दो कांस्टेंट है ए और बी, तो दो बार मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो वाई डैश इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट है, ए बाहर रह जाएगा, साइन एक्स प्लस बी को करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी, और फिर एक्स प्लस बी को करोगे तो 1 ही हो जाएगा, इंटू 1 इक्वल्स टू ए कॉस एक्स प्लस बी। चलो एक बार तो हो गया, दो बार हमें करना ही है तो दोनों निकाल लेते हैं, वाई दो बार करनी है तो वाई डैश और वाई डबल डैश निकाल ही लेते हैं, दिख रहा है हमें दो कांस्टेंट तो दो बार करना ही पड़ेगा, तो दो बार ये कैसे होगा भैया, ये दो बार ऐसे होगा, इस बार करो तो क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है इसे हम करेंगे ना, ए कांस्टेंट है, ए को हमने बाहर रख दिया, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, अब एक्स प्लस बी को करोगे तो इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, भैया अभी भी नहीं हटा, ये तो दो बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया, न ए हटने का नाम ले रहा न बी हटने का नाम ले रहा, आप क्या करें, तो कुछ नहीं करना है, आप अगर ध्यान से देखो तो आप बोल सकते हो कि y और y डैश एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, यानी कि आपका एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव जस्ट वैल्यू है, तो मैं बोल सकता हूं y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0, देख लो ना, ए साइन एक्स मतलब ये y डैश इतना प्लस इतना करो, 0 ही तो होगा, इक्वेशन हमारा बन गया, ना ए बचा ना बी बचा, आप सिंपल इसे बोल सकते हो, y डैश को हम क्या बोलते हैं, y डैश को हम बोलते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना आपको, आप बस ये करिए कि जब हमें पता है दो कांस्टेंट है अलग अलग नहीं हो पा रहे, तो दो बार आप पहले एक बार वाई डैश निकाल दो और एक बार वाई डबल डैश निकाल दो, फिर अब बैठ के दिमाग लगाते रहो कि कैसे, इससे ज्यादा तो मुझे आगे जाना नहीं है, अब देखो इन्हीं इक्वेशन को कैसे इंटरमिक्स कर करके मैं कांस्टेंट को हटा सकता हूं, देख लो, इन्होंने भी वही किया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर आया, ये वैल्यू आया था, और दिख रहा है कि वाई ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, मतलब एडिटिव इनवर्स है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, 0 आ जाएगा, प्लस कर दी दोनों को। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ एलिप्स, एलिप्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसका मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन पता करना है, दो कांस्टेंट है, दोनों को हम एक साथ कॉमन वगैरह तो ले नहीं सकते, साफ 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 दिख रहा है कॉमन वगैरह नहीं ले पाओगे, तो चलो दो बार पहले इनका निकालते हैं, क्या बोला जा रहा है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, करते हैं डिफरेंशिएट, तो पहले इसे करोगे तो क्या 1 बाई ए स्क्वायर को बाहर ले लो, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है, प्लस 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 क्या होगा हमारा, वाई स्क्वायर को अगर करोगे 1 बाई बी स्क्वायर को बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर को अगर करोगे तो 2y आएगा, फिर एक बार वाई डैश आएगा इक्वल्स टू 0, एक वाई डैश आ गया, अब वाई डबल डैश भी हमें लाना पड़ेगा,
तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, 1/a² आ चुका है, तो कांस्टेंट इसे तो बाहर ही हम छोड़ देते हैं, अब अंदर वाले को करो तो 2 आ जाएगा, प्लस 1/b² बाहर ही छोड़ दो, इसे अगर करोगे, अच्छा 2 भी हमारा कांस्टेंट है, 2 को भी बाहर ले लो। वाई डैश को अब करते हैं, सबसे पहले वाई डैश इंटू वाई डैश, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगली बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसे जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वाई डबल डैश इंटू वाई। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा वाई डबल डैश भी आ गया और वाई डैश भी आ गया है। अब मैं कैसे ए और बी को हटा सकता हूं? तो अगर आप ध्यान देने की कोशिश करो, कुछ कुछ हम तिगड़म अब लगाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से मुझे कुछ एक टर्म्स, एक दो टर्म मुझे दिख रहे हैं, जैसे यहां से मुझे दिख रहा है कि 2x/a² को मैं लिख सकता हूं, 2x/a² को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x/a² को मैं लिख सकता हूं अपना -2y/b²। ठीक है, इसको जस्ट मैं इधर लेकर आ गया। अब 2 और 2 को कैंसिल कर दो, बचा x/a², तो मैं लिख सकता हूं -y/b²। तो x² को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं खुद से भी कुछ कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x/a² की जगह पुट करो, वैल्यू पुट करो, x/a² की जगह ये पुट करके देखते हैं, -y/b² प्लस y² इक्वल्स टू 1। ठीक है भैया, अब मुझे b² हटाना, तो b² को मैं कैसे हटा सकता हूं? b² कैसे हटेगा यहां से? दोनों से b² अगर मैं कॉमन ले लूं, या फिर मुझे और कुछ यहां टर्म दिख रहा है क्या? मैं अगर यहाँ टर्म देखने को b² तो मैं इधर लेकर जा सकता हूँ, फिर b² अगर मैं लेकर जा सकता हूँ, यहां से मैं b² वाला टर्म लेकर आने की कोशिश कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूं? तो मुझे यहां पर क्या दिख रहा है कि 2/a² को मैं लिख सकता हूं 2/b² माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश वाई। ये तो मुझे दिख रहा है। अब यहां ध्यान से देखो, 2/a², ये इसके जगह मैं लिख सकता हूं आपका, ये 2/a² की जगह मैं ये लिख देता हूं -2/b²। कुछ कुछ मैं बस तिगड़म कर रहा हूं, कैसे भी ये दोनों वेरिएबल्स हट जाए मेरे, तो कुछ चीजें मुझे आसान दिखनी चालू हो। ये टर्म लिख दिया इंटू एक्स, ठीक है, और ये माइनस में मेरा गया है, प्लस प्लस मेरा प्लस मेरा 1/b², 2y डैश आया है, इक्वल्स टू 0। और तो कुछ मैंने किया नहीं है छेड़छाड़। अगर ध्यान से देखो यहां पर, मैंने बस यहां से जो मेरा 2/a² का वैल्यू आया था, 2/a² का वैल्यू मैंने यहां पुट किया, बस b² का टर्म आया है मेरा। अब b² को कॉमन ले जाकर इधर मैं 0 कर सकता हूं। ठीक है, और यहां मेरे पास 2 था क्या? यहां भी 2 था, इस 2 को मैं यहां पर 0 ले जाकर काट सकता हूं। इधर b² भी दोनों इधर ले जाकर 0 लिख सकता हूं। तो मेरे पास बचेगा माइनस, इधर एक टर्म है ना माइनस इतना है, तो इसको अगर इधर लेकर जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा वाई डैश इक्वल्स टू वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई इंटू एक्स। मेरे पास फाइनल कुछ ये टर्म आया है, जिसमें से आपका a² और b² टर्म गायब हो चुका है। ध्यान से देखते हैं, इसके टर्म में अगर मैं एक्सपैंड करने को, मतलब इन्हीं के जैसा अगर दिखाने की कोशिश करूं, सबसे पहले तो इन्होंने कुछ ब्रैकेट में नहीं लिखा है, तो सबसे पहले सबको अलग अलग करते हैं, देखते हैं कि हमारा आंसर सही भी आया है कि नहीं। वाई डैश स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई वाई डबल डैश,
और इन्होंने सारे टर्म्स को एक जगह लिखा है ना, सारे टर्म्स को एक साइड लिखा है और दूसरी साइड जीरो कर दिया। इसको भी इधर लेकर आते हैं तो इधर आएगा एक्स वाई और वाई डबल डैश को मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो इक्वेशन यहां आपका आ चुका है। अब बस मैं उनके फॉर्म में, इक्वेशन तो हम जानते हैं ना, इधर लिखो उधर लिखो कुछ मतलब नहीं है, बस मैं उनके फॉर्म में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि देख तो लो आंसर सही है कि नहीं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया हमारा, ये तो टर्म हो गया। अब इस टर्म को अगर मैं ध्यान से देखूं, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, यही है एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। दैट्स इट, हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, यही तो हमारा आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर चले, अब आराम आराम से जल्दी जल्दी हम करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। मतलब पहले तो इक्वेशन बना लो कि मुझे ऐसा सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो कि मतलब ओरिजिन पे टच कर, जिसका एक्स एक्स क्या बोला गया, टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, मतलब इस पॉइंट पे टच करे। देखो अगर ये इस पॉइंट पे टच करता, और मतलब एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन एक्स एक्सिस पे तो टच करे लेकिन ओरिजिन पे टच नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमने कुछ चीजें बना के देखी, तो हमें ये कॉमन दिखा कि इसका जैसे छोटे वाले सर्कल का अगर सेंटर में ले लूं, ध्यान से देखो ये रेडियस ही तो है, ये इस सर्कल का ले लो, ये दूसरे वाले सर्कल जो अंदर में दूसरा सर्कल है, ये इसका रेडियस है मान लेते हैं, तो ये मान लेते रेडियस इसका 5 होगा, तो ये 0 से 5 डिस्टेंस ऊपर गया है, ठीक है। अगर इसका रेडियस 5 है तो 0 से 5 डिस्टेंस ऊपर गया है इसका सेंटर, यही तो बात हुआ ना। तो ध्यान से अगर सेंटर ध्यान से देने कोशिश करो, हमारा क्या होता है, एक्स माइनस सेंटर यहां पे लिखेंगे, प्लस वाई माइनस सेंटर का यहां वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, यही लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, जो जो भी रहेगा हमारा, आपका एक्स पे तो वैल्यू जीरो ही देने वाला है हमेशा, एक्स पे वैल्यू हमेशा जीरो देने वाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे यहां टच करते हुए देखिए हमेशा एक्स जीरो है सेंट्रल कोऑर्डिनेट, लेकिन वाई पे देखो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है, कितना हो रहा है, तो जो मेरा रेडियस का वैल्यू है, तो मैं मान लेता हूँ रेडियस मेरा ए है, ठीक है, तो यहां भी मैं ए स्क्वायर ही तो लिखूंगा। तो फाइनल मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये हमारा है। इसे एक्सपैंड करो, ये आ जाएगा। अब इसमें कांस्टेंट कितने, सिर्फ ए, एक ही वैल्यू हमारा कांस्टेंट, ठीक है भैया। तो एक वैल्यू जब है हमारा कांस्टेंट, तो इसे कुछ नहीं करना है हमें, एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने में क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है। अब इसी में मुझे तिगड़म लगाना है कि कैसे मैं ए को गायब कर सकता हूं, तो कुछ मत करो यार, कुछ नहीं करो, आप सीधा यहां से ए निकाल लो और यहां पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये जो इनका इक्वेशन आया था, यहां से ए का वैल्यू निकाल दिया और ए को यहां इस इक्वेशन में पुट कर दिया, देख लो इस इक्वेशन में आप पुट कर दिया, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2ay था, तो 2y, ठीक है, ए का वैल्यू यहां पुट कर दिया। जब एक्सपैंड वगैरह करोगे फाइनल वैल्यू ये हमें देखने को मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार आपको बाकी आगे भी सॉल्व करना है, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ता हूँ, एनसीईआरटी आपके पास है, सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि कहने का मतलब हमारे पास ये है कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका मुझे अगर जनरल इक्वेशन पता करना है, जनरल सॉल्यूशन पता करने बोला जा रहा है, तो डीवाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दिया है, इसका मुझे जनरल सॉल्यूशन पता करना है। तो और क्या बोला है मुझे यहां पर, फर्स्ट ऑर्डर टॉपिक में बोल दिया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होगा। फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि वाई डैश से आगे नहीं बढ़ेंगे, वाई डबल डैश पे नहीं जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स पे ही रहेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, और वाई डैश भी जो मिलेगा इसका कोई पावर वगैरह नहीं होगा, एक पावर होगा, इतनी सी बात है, वाई डैश मिलेगा आपको, यानी डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, ठीक है। और अगर मानते वाई के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना, तो डी एक्स बाई डी वाई मिलेगा। इतना सा हमारा मुद्दा है। अब चलो हम करने की कोशिश करते हैं।
ये हमारा वो स्पेशल केस बताया जा रहा है ना। अभी अलग अलग ऐसे देखोगे कि जब dy बाई डी एक्स इस फॉर्म में हो तो कैसे हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अगले एक्सरसाइज में चलेंगे कि अगर जनरल इक्वेशन इस फॉर्म में कुछ एक अलग तरीके से दे दे तब कैसे निकालेंगे। सब देखो, मतलब अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी हम देखेंगे कि dy बाई डी एक्स अगर कुछ ऐसे ऐसे लिखा हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका, कभी कुछ अलग तरीके से dy बाई डी एक्स दे दे उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का अलग से तरीका। तो अभी हम कुछ तरीके पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला तरीका हमारा क्या है कि अगर dy को एक तरफ इक्वल्स टू है ना, तो एक एलएचएस बनेगा एक आरएचएस बनेगा। तो dy को एलएचएस की तरफ या आरएचएस की तरफ और dx को दूसरी तरफ, मतलब dy को या तो इधर या तो इधर। तो अगर dy इधर है तो dx इधर, dy इधर है तो dx इधर। इतनी सी बात है, अगर dy और dx को अलग कर सकते हैं। और इसी के साथ पूरे इक्वेशन में जो भी x वाले टर्म्स है उसे dx की तरफ, और जो भी y वाले टर्म है उसे dy की तरफ अगर हम रख दें तो उसे हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे जो अभी हम देखने वाले हैं। तो अब इसमें दिख रहा है क्या, dy को इधर लिख सकते हो, dx को इधर लिख सकते हो, तो क्या बनेगा dy इक्वल्स टू dx। dy और dx को अलग अलग हमने कर दिया। अब जो भी y वाले टर्म्स हैं उन्हें हम लेकर जाएंगे y की तरफ, और जो भी x वाले टर्म्स है उसे x की तरफ रहने देंगे। तो x वाला ये टर्म है इसे x की तरफ ही रहने देते हैं, और ये y वाला टर्म इसे y की तरफ लेकर चलते हैं। 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स। इतना सा फंडा है। अब इंटीग्रेट करना है, इसे y की रिस्पेक्ट में इसे x की रिस्पेक्ट में, आपको आपका इक्वेशन मिल जाएगा। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जैसे इसे कैसे करने वाले हो दोस्त, इसे आप dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो इसे क्या बोलोगे 2y बोलोगे, इसे क्या बोलोगे माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। जैसे x के रिस्पेक्ट में कैसे करते थे, ये dx था तो dx x के साथ हम ये ऑपरेशंस लगाते थे। जैसे x को कैसे करोगे इंटीग्रेट, एक्स स्क्वायर बाई टू, इतना तो जानते हो ना। और वन को कैसे करोगे, वन को करोगे सिंपल x। ठीक है भैया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें y के रिस्पेक्ट में करना था, तो जो हमने x पे किया वो यहाँ y पे करेंगे, बस इतना हमें करना था। इसीलिए dy की तरफ y वाले टर्म्स और dx की तरफ x वाले टर्म्स हम लेकर गए। अब ध्यान से देखो कि जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स भी मिलते हैं। इधर c1 मान लेते आया होगा, इधर c2 आया होगा। अब कॉन्स्टेंट्स मैंने बोला था कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो दोनों क्लब करके एक नया कॉन्स्टेंट बोल दो यार। तो यहां हमारे पास c1 है, हमारे पास c2 है, दोनों क्लब करके c बोल तो सकते ही है ना। सबको एक जगह लेकर आ जाओ, या तो इसे इधर या इसे इधर कहीं भी लेकर चले जाओ। तो मान लेते हैं सबको x की तरफ लेकर जाते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन देखने को मिल रहा है। और फाइनली कुछ कांस्टेंट लगा देना, जैसे इनका सॉल्व वगैरह करने के बाद c1 c2 तो हमने लगा दिया। तो मान लेते हैं दोनों क्लब वगैरह करने के बाद एक ही साइड हम कुछ एक कांस्टेंट c लिख देते हैं। c1 c2 कुछ प्लस माइनस c हुआ होगा, क्योंकि हमें थोड़ी पता है c1 क्या है c2 क्या है। बट दोनों ऐड होने के बाद क्या होगा, वो भी एक फिक्स्ड वैल्यू ही तो होगा। c1 एक फिक्स्ड वैल्यू है, c2 अपना एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन दोनों वैल्यू क्या हमें नहीं पता होता है। तो दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी कर दोगे आएगा तो फिक्स्ड वैल्यू ही, लेकिन हमें पता नहीं कि क्या वैल्यू है। तो भैया प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, इधर लिखूं कि उधर लिखूं, कहीं भी लिख दो यार। मान लेते हैं प्लस लिखते हो, नेगेटिव वैल्यू अगर सी हमारा होगा, कुछ भी होगा आर्बिट्ररी वैल्यू, तो नेगेटिव आ जाएगा अपने आप। अगर सी का वैल्यू नेगेटिव है तो प्लस और माइनस अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। उतना टेंशन मत लो, सी चाहे इधर लिखना है उधर लिखना है, सी से आपको कोई मतलब नहीं है। बस कोई सा भी एक टर्म सी लगा के चले आना। जैसे इन्होंने भी जब सॉल्व किया तो सॉल्व करते करते हमारा प्लस माइनस का दिक्कत आ रहा था, और प्लस माइनस ही नहीं, जब ये टू इधर उधर शिफ्ट करोगे ना तो टू सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जो इनके साथ भी हुआ। बट अगर सी एक फिक्स्ड वैल्यू है तो टू सी भी तो एक फिक्स्ड वैल्यू ही होगा। कर दो, टू सी वन को हम एक नॉर्मल सी मान लेते हैं, कुछ भी बस एक सी लगा देना है। चलो एक और जनरल सॉल्यूशन पता करते हैं इसका। तो ध्यान से देखेंगे, पहले dy को एक तरफ और dx को दूसरी तरफ करो। ठीक है भैया। अब x को x की तरफ रहने दो और y को y की तरफ, यानी कि x को x की तरफ रहने देंगे और y को इधर लेकर चले आएंगे। हमारा ये बन जाएगा dy बाई वन प्लस वाई स्क्वायर dx बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। करो इंटीग्रेट। इसे आप dy लिखा हुआ है ना, तो इसे आप y की रिस्पेक्ट में कर दो इंटीग्रेट, इसे आप x की रिस्पेक्ट में कर दो। तो ये हमारा क्या फॉर्म दिख रहा है, tan इनवर्स वाला फॉर्म दिख रहा है। tan इनवर्स हमारा x कर दो, ये y की रिस्पेक्ट में सेम ही चीज है tan इनवर्स y। तो बस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। एक c कुछ भी कांस्टेंट लगा देना यार, किसी भी तरफ कोई मतलब नहीं है। c मैंने बोल दिया, चाहे 2c हो log c हो, जो लिखना है लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस फर्क है बाद में कभी c लगा देना, इतना मेन मुद्दा है हमारा।
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस बार बोला गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी कि जो कांस्टेंट सी आएगा उसका मुझे वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो डीवाई बाई डी पहले तो ये इक्वेशन है, इसमें पहले डीवाई को एक तरफ और डीएक्स को एक तरफ कर दो, -4xy²। अब x को dx के साथ रहने दो, y को इधर लेकर आ जाओ, तो dy बाई ये y² है ना, dy बाई y² हो जाएगा, y वाले सारे टर्म्स एक तरफ और x वाले सारे टर्म्स एक तरफ। अब कर दो इन्हें इंटीग्रेट, इन्हें y की रिस्पेक्ट में -1/y, इन्हें x की रिस्पेक्ट में ये आ गया, और एक कोई कांस्टेंट c लगा दो, कोई भी एक कांस्टेंट c इधर चाहे उधर लगा दो, चाहे जिधर भी लगाओगे वैल्यू आपका c का सेम ही आना है। अकॉर्डिंगली अपना वैल्यू c अपना शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, अगर इधर सी लिखते हो, मान लेते हैं वैल्यू कुछ, जैसे इधर हमारा सी -1 आ रहा है, इधर सी हमारा -1 आ रहा है। अभी सॉल्व करेंगे कैसे सी -1 आया, लेकिन मान लेते सी इधर हम लिख रहे थे तो -1 आ रहा था। अगर ये सी इधर आप लिखते हैं ना तो सी हमारा 1 आता। ठीक है, तो इधर आने पे वापस -1, तो सी आप टेंशन मत लो, अपना सी अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकता है। तो क्या बोला गया है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे मैं निकालू, बोला गया y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0 पे मुझे निकालना है। तो डाल दो y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0, देख लो c का वैल्यू क्या आ रहा है, c का वैल्यू -1 आ रहा है। जैसे देखो -1/y का वैल्यू 1 इक्वल्स टू -2, अच्छा x का वैल्यू 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस c का वैल्यू -1। अच्छा अब मैंने जो बोला था c अपना वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता है, कुछ मत करो, c को आप बोलो कि c मेरा मैं इधर लिखना चाहता हूं, मेरी मर्जी है, -1/y प्लस सी इक्वल्स टू, मैं सी को इधर लिखना चाहता हूं, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y की जगह 1 डालो, -1/1 प्लस सी, और ये तो 0 हो गया, तो -1 प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, -1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो सी मेरा क्या आ रहा है, -1 इक्वल्स टू आपका -1 इक्वल्स टू -सी, माइनस माइनस गया, सी इक्वल्स टू 1। मैंने बोला था अगर सी इधर लिखोगे वैल्यू आपका 1 आएगा, अकॉर्डिंगली सी का वैल्यू चेंज हो जाता है, आ गया आपका वैल्यू 1। ठीक है, तो इधर सी लिखने पे 1 आया था ना, अब यही 1 को अगर इधर ले जाकर देखो, इसी 1 को अगर इधर ले जाकर देखे -1, इधर लिखो चाहे उधर लिखो आपका वैल्यू वही आना है। चलो कुछ, अच्छा इनका सी का वैल्यू -1 आ गया, कुछ नहीं करना है, यहां पे डालो -1/y, ये हमारा इक्वेशन आया था फाइनली, 1/y इक्वल्स टू -2x², और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू -1। ठीक है, बस ये हमारा इक्वेशन है, इसका इन्होंने माइनस माइनस सब जगह से कैंसिल कर दिया, तो बचा 1/y 2x² प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका y, रिवर्स कर दो दोनों को, y इक्वल्स टू 1/2x² प्लस 1। इक्वेशन ये भी सही है, इक्वेशन ये भी सही है, बस सिंपल टर्म्स में हम दिखा देते हैं कि देखने में सुंदर लगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1, यानी कंडीशन दे दिया गया x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1। ठीक है, और बोल दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास ये है, x dy इक्वल्स टू इतना। तो यहां आप ध्यान से देखो, dy अपनी अलग तरफ है, dx अपनी अलग तरफ है, सभी x वाले टर्म्स को एक तरफ और y वाले टर्म्स को एक तरफ करो, तो y वाले तो कोई टर्म्स है नहीं जो इधर जा सकते, लेकिन x का टर्म इधर फंसा हुआ है जिसे हम इधर ला सकते हैं, तो dy इक्वल्स टू, कर दो इंटीग्रेट, देख लो इंटीग्रेट कर दो, यही तो मैंने लिखा, 2x² प्लस 1/x। अब इसे बस अलग अलग कर दिया गया, इसे क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 1/x, इस टर्म को बस ये लिख दिया गया है। इसे करोगे तो y, इसे करोगे तो x²/2, और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, ये है ना 2 इंटू x²/2, ये 2 कट गया तो x² बचा, और ये 1/x को हम log x लिखते हैं, और प्लस से कांस्टेंट जानते हो, इधर लिखो चाहे उधर लिखो आपका वैल्यू आ जाएगा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल गया। अब जब पॉइंट 1,1 बोला गया है तो x के जगह पे 1 और y की जगह पे भी 1 डाल दो, पहला वैल्यू जानते हैं ना x बताता है और दूसरा वैल्यू 1 बताता है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 डाल दो, देख लो c कितना आ रहा है, तो 1 इक्वल्स टू y की जगह 1, x का भी 1 प्लस log 1 प्लस c, ये 1 1 कट के 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू, और log 1 का वैल्यू जानते हैं 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन बस यहां से यहां तक लिख दो, c तो 0 ही हो गया, x² प्लस log x, देख लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट इतना गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इतना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है? स्लोप हम जानते हैं dy बाई डी एक्स को बोलते हैं, और इसका वैल्यू क्या दिया गया? 2x बाई वाई स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, x और y को एक तरफ, ये तो अब आप सीख ही गए हो, इतना करना है, y को एक तरफ x को एक तरफ, आ गया। इसे एक बार कर दोगे इंटीग्रेट, c आ गया। अब c का वैल्यू हमें हटाना है ना, तो -2,3 एक पॉइंट दिया गया है। अगर कोई पॉइंट वगैरह ना दिया गया हो तो अगर जनरल सॉल्यूशन नॉर्मल बोला है तो जनरल सॉल्यूशन निकाल के छोड़ दोगे, लेकिन अगर कोई पॉइंट दिया गया है तो इस पॉइंट का एक मतलब है ना, -2,3 यहाँ पुट कर दो, -2 जाएगा x की जगह और 3 जाएगा y की जगह, ठीक है। c का वैल्यू मिल जाएगा। अब अगला वैल्यू c के साथ लिख दो, c का वैल्यू क्या मिला है? 5। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y³ बाई 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, y³ बाई 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब y के टर्म्स में सारी चीजों को लिख दिया गया है, सबको एक तरफ, और y के टर्म्स में लिख दिया गया है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ना, बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5%। प्रिंसिपल 5% पर ईयर, यानी कि टाइम के साथ, डीपी बाई डी टी 5% इंक्रीज हो रहा। 5% को कैसे लिख? डीपी बाई डी टी प्रिंसिपल टाइम के साथ इंक्रीज होने का रेट को हम डीपी बाई डी टी लिखे, और ये कितना दिया गया? 5%। तो 5% को 5/100। अब 5% किसका होता है? तो हमारा प्रिंसिपल का ही रेट होता है, 5/100 इंटू पी। तो डीपी बाई डी टी को हमारा 5/100 इंटू पी दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे काटो, ये हो जाएगा आपका 20 डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू पी बाई 20 आ गया। अब पी वाले सभी टर्म्स को एक तरफ, पहले तो डीपी और डीटी को अलग कर लो यार, डीपी इक्वल्स टू डी पी बाई 20 कर लो, पी को एक तरफ, 20 डीपी बाई पी इक्वल्स टू डी टी। अब बोले भैया इसने तो 20 इधर ही छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन इक्वेशन है दोस्त, इसमें हमें देखना नहीं होता। इसमें ऐसे किया, आप तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आंसर एक आएगा आपका, ठीक है। बोलोगे 20 नीचे रखा हुआ है, 20 आप इधर लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी कि 20 को नीचे ही रखना है। 20 तो हमारा एक्स वाला टर्म नहीं ना, तो एक्स का है ना वाई का है, तो आप इधर इसे चाहे नीचे इधर रखो चाहे इधर रखो, क्योंकि 20 ना तो एक्स की तरफ है ना वाई की तरफ, तो किधर भी रख लो आंसर वही आना है। तो देख लो क्या है इनका, आया log p इक्वल्स टू t/20 प्लस c1, ठीक है भैया। तो अब हमें क्या करना है? अब मुझे निकालना है कि क्या बोला गया है। देखो ये मेरा वैल्यू आया है, अब बोला गया, अच्छा कांस्टेंट तो C1 लगाऊंगा ना इसे, ये मेरा आया log p और ये मेरा आया t/20, तो एक कांस्टेंट लगा दिया मैंने C1, तो वो तो लगाना पड़ता है, वही तो मुझे C1 निकालना है कांस्टेंट अपना। तो क्या बोला गया है? इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 डबल इटसेल्फ, कितने साल में जो मैंने 1000 रुपए जमा किए थे खुद को डबल कर देंगे। यानी मुझे वो टाइम निकालना है जब 2p हो जाए। मैंने p जब p कब लगाया है? जब मेरा टाइम 0 था, जब मेरा मेरा p जो p का 1000 वैल्यू है ना, p जब मेरे पास 1000 है, ये मैंने शुरुआती टाइम पे लगाया है, आज से लगाया है। तो आज मेरे पास क्या है? 0th ईयर। आज से मैं ईयर काउंट करूंगा कितने साल बाद मेरे पास ये टाइम, कितना साल आगे बीत चुका होगा जब ये p का 2p हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चलो करते, p की जगह 1000 डालो, मैंने 1000 लगाया है, और t की जगह 0 डालो। तो p की जगह 1000 डालोगे तो देख सकते हो 1000 वगैरह लॉग से बाहर निकालना हो सकता है शायद आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन यहां अगर आप सीधा कर लो, मतलब इसे अगर आप कर दो, ई का पावर में सभी को लेकर चले जाओ, लॉग को ही हटा दो, चीजों इक्वेशन को थोड़ा और सिंपल कर ले, शायद सॉल्व करने में हमारे पास आसानी हो। t/20 प्लस सी लिखा गया है, ई के पावर में दोनों साइड लेकर चले जाओ, क्या हो जाएगा? इधर तो ये ई और लॉग हट जाएगा, इधर बचेगा p, इधर बचेगा ई का पावर, जो भी प्लस में होता है इसे हम चाहे तो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया बिल्कुल। अब बोला गया है जब t का वैल्यू 0 था तो p का वैल्यू 1000 था, तो 1000 इक्वल्स टू, ये जब 0 है तो पूरा पावर 0 हो गया, और किसी का भी पावर 0 होता है, ई का पावर 0 क्या हो गया? 1 ई का पावर c। तो मुझे पता चल गया कि ई का पावर c मेरे पास 1000 है, ठीक है भैया। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे डालना है, मुझे पता लगाना है कि ये जो मेरे पास इक्वेशन आया है इसमें p जब 2000 होगा,
तो ये टी का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है, मुझे ये पता लगाना है। इसी का वैल्यू दे दिया गया 1000, ठीक है भैया, तो 1000 को काट दो, 2 इक्वल्स टू ई टी 20। अब अगर मैं दोनों साइड लॉग लेने की कोशिश करूं, लॉग 2 इक्वल्स टू लॉग ई, तो ये तो मेरा log 2 हो जाएगा, इधर से log ही हट जाएगा, बचेगा t/20। t इक्वल्स टू 20 log 2, t इक्वल्स टू 20 log e2। अच्छा भैया e क्यों लिखा गया है नीचे, e हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका बेस e होता है, ठीक है। जब भी आप e और log में इंटरचेंज करते हो ना, तो log का तो बेस कुछ भी हो सकता है, यूजुअल तौर पे हम 10 या फिर e लेकर चलते हैं, बाकी क्वेश्चन के लिए आप 2 8 अगर कुछ क्वेश्चन में दिया हो, बेस कुछ भी ले सकते हो, नहीं तो आमतौर पे हम 10 या फिर e लेकर चलते हैं। तो जब भी e के साथ ऑपरेशन करते हैं हम log e लेते हैं, और log e को जब बेस में e हो, इसे आप ln भी कहते हो। आगे आंसर, 4 एक्सरसाइज हमारे पास खत्म हुए और 2 एक्सरसाइज बचा हुआ है हमारा। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है भैया, कि अगर मैं dy/dx लिख दूं, ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया गया dy/dx लिख दूं, और ऊपर कुछ नंबरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्म बन रहा है, मैं x में भी लैम्डा मल्टीप्लाई करूं और y में भी लैम्डा मल्टीप्लाई करूं, और फिर सबसे लैम्डा कॉमन लेने की कोशिश करूं, तो लैम्डा मैं ले पा रहा हूं कि नहीं, इसे मैं कहता हूं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे रेस्पेक्टिवली इन द अबव फंक्शन फॉर एनी कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, जैसे इसमें बोला गया है कि मैं अगर इन सभी में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे एक्स और वाई का फंक्शन है y² + 2xy, वन को एक ही एग्जांपल देखना, आप इसे देखो, मैं बोल दूं कि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डालना है, तो वाई की जगह लैम्डा डालोगे, एक्स की जगह भी लैम्डा डालोगे, तो इससे कुछ चीजें कॉमन निकल के बाहर आ पा रही है, ठीक है, रिटन इन द फॉर्म लैम्डा का पावर n की फॉर्म में, ठीक है। फंक्शन इज सेड टू बी होमोजेनस ऑफ इतना इफ इतना फॉर एनी नॉन जीरो फंक्शन लैम्डा, अगर लैम्डा एन आप बाहर निकाल पा रहे हो तो कुछ लैम्डा कॉमन ले पा रहे हो, लेकिन इस फंक्शन में अगर देखें, यहां पर आप लैम्डा वाई और लैम्डा एक्स लिख भी दो, ठीक है, बट यहां से क्या हम अपना लैम्डा कुछ बाहर निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, बाहर जस्ट हम लैम्डा नहीं निकाल सकते कॉमन, कैसे निकालोगे कॉस के अंदर से बाहर, तो इन्हें हम नॉन होमोजेनस कहेंगे। तो लैम्डा एन हम कुछ निकाल पा रहे थे, तो ऐसे ही हमें वो केस देखना है इस एक्सरसाइज में, जब मान लेते हैं लैम्डा वगैरह कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर से कुछ लैम्डा कॉमन निकला, लैम्डा का पावर एन, और नीचे से भी लैम्डा का पावर एन निकलना चाहिए, तो ये दोनों कट के ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और नंबरेटर वाला कट जाना चाहिए। जैसे देखते हैं अभी हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखोगे, चीजें आपको सिंप्लीफाई होकर चीजें समझ में आएंगी। जैसे ये एक इक्वेशन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या हम एक्स और वाई को एक जगह लिख सकते हैं, पहले पिछला वाला एक्सरसाइज देखिए, मैंने क्या बोला था, जनरल इक्वेशन निकालने के अलग अलग तरीके, तो क्या आप पहले एक्स और वाई को एक साथ लिख सकते हो, ध्यान से देखो, डी वाई, इधर एक्स माइनस वाई था, अभी अगर मैं चाहूं कि सभी मतलब निकाल पाने, मतलब सभी एक्स को एक साइड और सभी वाई को एक साइड कर पाना मुझे मुश्किल लग रहा है, फिर डिफिकल्ट लग रहा है, तो इस केस में मैं अपना होमोजीनस वाला तरीका लगाऊंगा, जिसमें मुझे क्या बोला जाता है कि dy/dx का फॉर्म लिखिए और बाकी सभी टर्म्स को एक तरफ भेज दीजिए, तो ये क्या बनेगा, x+2y बाई एक्स माइनस वाई। अब x की जगह लैम्डा एक्स लिखिए और y की जगह लैम्डा वाई लिखिए, लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई आएगा, और नीचे भी लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। अब अंदर से लैम्डा हटाने की कोशिश करते हैं, अंदर से लैम्डा हटाने की कोशिश करोगे, dy/dx इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस 2y, नीचे भी लैम्डा एक्स माइनस 2y, एक्स माइनस वाई। ध्यान से देखो ये लैम्डा लैम्डा कट गया,
लेकिन अगर मैं यही बोलता, तो ये मेरा केस है, इस केस में मैं ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं यही बोलता कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, या फिर वाई एक्स, ऐसा ऐसा कुछ टर्म्स लिखा गया है और नीचे एक्स प्लस वाई लिखा गया है, यहां पे कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे ही आप ऊपर लिखोगे लैम्डा, सभी में मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा एक्स स्क्वायर, लैम क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना, एक्स की जगह लैम्डा एक्स प्लस वाई की जगह भी लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई लैम्डा एक्स बाई लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। कॉमन यहां से लोगे तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स, लैम्डा एक्स प्लस वाई, लैम्डा काटो टू काटो, यहां देखो एक लैम्डा बच गया, तो इन सभी केसेस में नहीं लगेगा, जब पूरा ऊपर और नीचे कट जा रहा है, सेम पावर्स वगैरह में है, तब जाके हम इन इक्वेशंस को लगाएंगे। अब इन इक्वेशंस में हम करने क्या वाले हैं, इन इक्वेशंस में हम बस ये करने वाले हैं कि पहले तो ये चेक करेंगे कि इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो कर दो, चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखो, तो लैम्डा और लैम्डा कॉमन लेने के बाद कट गए, तो क्या हमारे पास कि होमोजीनस तो है ही है, मतलब लैम्डा निकाल पा रहे तो होमोजीनस है, लेकिन उसका डिग्री भी जीरो होना चाहिए, यानी कि ये डिग्री ऊपर नीचे कटने के बाद लैम्डा का पावर जीरो, यानी कि ऊपर नीचे कट चुका है। सो द गिवन, मान लेते नीचे एक लैम्डा बच जाता तो लैम्डा का पावर -1 बोलते ना, ऊपर लैम्डा जाता, ऊपर एक लैम्डा बच जाता तो लैम्डा बोलते, ऊपर दो लैम्डा बच जाता तो लैम्डा स्क्वायर बोलते। लैम्डा का पावर जीरो तभी होगा जब ऊपर नीचे बराबर बराबर कट जाए, तो होमोजीनस मतलब लैम्डा कॉमन निकाल पा रहे हैं, और डिग्री जीरो मतलब कि हमारा ठीक है, होमोजीनस भी है और डिग्री जीरो भी, ऊपर नीचे लैम्डा कट गया। पहले तो ये कंडीशन है, अब ये कंडीशन होता है तभी आगे हम चलेंगे। अब आगे चलने के लिए क्या होता है हमारा, कि अगर dy बाई डी का फॉर्म दिया गया है तो सभी को y बाई एक्स के फॉर्म में लिखो। जैसे ये हमारा इक्वेशन है, ये तो हमने देख लिया कि चलो हाँ वो फॉर्म है, अब सभी को कहीं पे भी नॉर्मल एक्स कहीं पे भी नॉर्मल वाई नहीं होना चाहिए, सभी को y बाई एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैं अगर ऊपर नीचे x कॉमन ले लू, 1 + 2 y/x, नीचे से भी x कॉमन ले लू, 1 - y/x, ऐसा लिख सकता हूं। और आप y/x को बोल दो कुछ एक v, y/x को आप नॉर्मल एक v फंक्शन बोल दो, और अब आपको क्या करना है कि बोल दो कि y इक्वल्स टू वी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कुछ आपका dv बाई डी एक्स, और x नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस dv बाई डी एक्स, एक्स नॉर्मल मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इस बार x डिफ्रेंशिएट कर दो 1 + v, ये हमारा वैल्यू हो गया, तो dy बाई डी एक्स की जगह ये लिखो, dv x dv बाई डी एक्स प्लस v, ये x तो कॉमन लिया था, कट गया, 1 + 2v, ठीक है, 1 + 2v/1 - v। ये जब आप फॉर्म लिख लोगे जैसे, इसके बाद हमें क्या करना, देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, dy बाई डी एक्स को y इक्वल्स टू वी एक्स लिखा। सबसे पहले देखिए dy बाई डी एक्स में y बाई एक्स का फॉर्म बनाया, y बाई एक्स का हर जगह फॉर्म बनाया, फिर y बाई एक्स को हमने कुछ v बोल दिया, y बाई एक्स को v बोला है, ये ये है, तो y इक्वल्स टू वी एक्स भी तो लिख ही सकते हो। इसके बाद dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिए, dy बाई डी एक्स की जगह आप लिख सकते हो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, यानी कि हम y एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ध्यान से देखो, अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू y एंड dy बाई डी एक्स इन इक्वेशन 1, हमने हर जगह dy बाई डी एक्स की जगह हमने ये लिख दिया, और इधर हमने ये लिख दिया, y बाई एक्स की जगह v लिख दिया। अब v को इधर लेकर आ जाओ, इधर x हमारा बच गया, एक्स डीवी बाई डी एक्स 1 - v। अभी आपको क्या करना है कि अपने सभी अपने v वाले टर्म्स एक साथ, अब वही पुराना वाला चैप्टर, पुराना वाला एक्सरसाइज याद करिए, कैसे हम dv को एक तरफ dx को एक तरफ, और जितने v वाले टर्म्स है वो dv की तरफ और x वाले टर्म्स dx की तरफ, अब वो करना है। मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, देखो वो तो तरीका हम समझ गए कि dy एक तरफ करना होता है, dx एक तरफ, और जितने भी y वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले टर्म्स एक तरफ, और उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो।
लेकिन तब क्या, जब हमारा एक तरफ हो ही नहीं पा रहा है। तो अगर दोनों एक साइड नहीं जा पा रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, मतलब ये दोनों एक तरफ हम नहीं कर पा रहे, इस केस में क्या करोगे, dy बाई डी एक्स लिखोगे, फॉर्म बनेगा, देखोगे क्या हमारा होमोजीनस ऑफ पावर जीरो है, ऑफ डिग्री जीरो है कि नहीं है। तो उस केस में क्या करो कि y बाई एक्स में सभी चीजों को लिख दो, जिसे आप बोल दो v। ठीक है, y बाई एक्स की टर्म में हमने सभी चीजों को लिख दिया, जिसे हमने बोल दिया v। और dy बाई डी एक्स की जगह भी vx को डिफरेंशिएट करके लिख दो, क्या आएगा। और इस केस में हमारी सभी चीजें आपके dv बाई डी एक्स और v और x के टर्म्स में आ जाएंगे। अब पूरा आने वाला फॉर्म वापस लगा दीजिए, dv को एक तरफ, dx को एक तरफ, dv की तरफ सभी v वाले टर्म्स और dx की तरफ सभी x वाले टर्म्स। एक बार कर दोगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर करते करते हमारे पास ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, v को हमने लिखा था y बाई एक्स, अब हर जगह v को ओरिजिनल फॉर्म जाना है ना। हमें तो क्वेश्चन y बाई एक्स के फॉर्म में दिया गया था, क्वेश्चन हमें थोड़ी बोला था v के टर्म्स में, v तो हमने अपने मन से ज्यूम किया है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन भी देंगे तो y बाई एक्स के फॉर्म में ही देंगे, y और x के फॉर्म में। तो सभी v को हटाना पड़ेगा। तो v को कैसे हटाएंगे भैया, v को हम जानते y बाई एक्स हमने लिया था, डाल दो y बाई एक्स। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास ये कुछ आंसर आ जाएगा। अच्छा भैया एक और चीज आप मुझे बताइए कि मान लेते हैं कि y बाई एक्स का फॉर्म नहीं बन रहा है, x बाई वाई का फॉर्म बन रहा है, मतलब dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा है हमारा, एक तरफ dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा है, एक तरफ हमारा dx बाई dy आ रहा है। तो अगर dx बाई dy आ रहा है तो दूसरी तरफ जो भी आपके इक्वेशन में टर्म्स होते थे, इसे भी आप x बाई वाई के टर्म्स में ही लिखोगे, y बाई एक्स के टर्म में नहीं लिखोगे। जो इधर है वैसा ही इधर दिखेगा आपका। और v को भी y बाई एक्स नहीं लिखोगे, v को भी आप x बाई वाई लिखोगे, और बाकी आपका सब सेम होने वाला है। चलो कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए जाए, और जैसे पहले तो दिखाना है कि होमोजीनस वगैरह है और सॉल्व हो पाएगा। तो चलो dy बाई डी एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। सबसे पहले देख लो कि आपका dy एक तरफ dx एक तरफ, और सभी y और x वाले टर्म्स एक तरफ ला पाने ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो y और x आपका अलग से कॉस के अंदर फंस रखा है, तो वो तो सभी y एक तरफ और x एक तरफ कर पाना ही मुश्किल है। तो इस तरीके को अपना के देखते होगा या नहीं होगा। dy बाई डी एक्स हमने लिखा और सभी टर्म्स को एक तरफ ले गए, और इस बार हम लेने की कोशिश करेंगे लैम्डा वगैरह। अब बोले भैया कॉस के अंदर से लैम्डा कैसे निकलेगा, लैम्डा निकाल पाना मुश्किल है। बट देखो ना यार, लैम्डा जैसे ही करोगे ऊपर, लैम्डा जैसे नीचे करोगे ऊपर, और नीचे लैम्डा कट जाएगा, तो इसके अंदर लैम्डा कुछ मतलब ही नहीं बचेगा। तो हमारा डिफरेंशिएबल तो है, मतलब ऊपर और नीचे वाले सभी लैम्डा कट जाने चाहिए, लैम्डा लगाने के बाद भी लैम्डा नहीं दिखना चाहिए, ये मतलब है हमारा। ठीक है, उसमें भी क्या था, हमने लैम्डा पहले वाले में भी लैम्डा लैम्डा हर टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, और लैम्डा को बाहर लेकर आए, लैम्डा कॉमन था, लैम्डा कट गया। यानी लैम्डा डालने के बाद लैम्डा बचना नहीं चाहिए, लैम्डा ऊपर नीचे कट जाना चाहिए, कहीं भी कट जाना चाहिए। इसमें भी देख लो कॉस के अंदर ही कट जा रहा है, बाहर भले ही नहीं आ रहा, लेकिन कॉस के अंदर ही कट जा रहा है, तो हमारा ये भी है। हम्म, कहीं इन्होंने लिखा है, हाँ, एफ एक्स इज होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। देख लो ना, वापस कहने का मतलब ओरिजिनल वाला फॉर्म हमारा बन जा रहा है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, dy बाई डी एक्स दिया गया था ना, dy बाई डी एक्स है तो y बाई एक्स ही हम लेके चलेंगे। अगर dx बाई डी वाई होता तो x बाई वाई को भी मान के चलते, बस वही चीजें हैं। dy बाई डी एक्स को हमने ये माना, यहाँ पे ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे सभी y बाई एक्स को हमने नॉर्मल ऐसे वैल्यू पुट कर दिया, सभी x को एक तरफ ले जाने की कोशिश करें, सभी v को एक तरफ। देख लो इधर से cos v माइनस cos v जाएगा, माइनस v cos v, और ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 1 बाई cos v x dv। अब cos v को इधर लेकर जाओ, cos v dv, dx बाई dx, dx बाई x, करो इंटीग्रेट, ये आया। अब भैया ये क्यों आया, भैया ये क्यों आया हमारा। अब चाहते तो नॉर्मल सी भी लिख सकते थे, मैंने बोला कांस्टेंट कुछ भी लिख दो, बस कांस्टेंट होने से मतलब है। तो सी भी अपने आप में कांस्टेंट है, और लॉग सी भी अपने आप में कांस्टेंट है, तो सी लिख सकते चाहे लॉग सी लिख सकते, दोनों तो कांस्टेंट ही है ना। तो तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है भैया कि लॉग सी हमने इसलिए ताकि अंदर जाके मल्टीप्लाई वगैरह हो जाए, कुछ कुछ सिंपल जैसा हमें दिखने लगे।
वरना बाहर लिखना चाहो बाहर लिखना भी कोई बुराई नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि मुझे लॉग ही लेना है। ठीक है, v की जगह y बाई एक्स पुट कर देंगे, हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब बोला जा रहा है कि शो दैट द इक्वेशन इतना एक जीरो होमोजेनस एंड फाइंड इट्स, ये है वो सारी चीजें फाइंड करना है मुझे। अब ध्यान से देखो, मुद्दे की बात यह है कि यहां मैं dx बाई डी वाई बनाऊंगी, dy बाई डी एक्स बनाऊं। तो अब क्योंकि अंदर में कुछ टर्म्स मुझे x बाई वाई के टर्म्स में दिख रहे हैं, तो मैं इसे dx बाई डी वाई ही बना देता हूं। ठीक है, बेकार में dy बाई डी एक्स बनाऊंगा। ठीक है, तो अंदर में मुझे y बाई एक्स को v मान के चलना पड़ेगा, और फिर x बाई वाई को मैं बोलूंगा कि ये 1/v है। इतना झंझट से अच्छा शुरू में मैं बोल देता हूँ एक्स बाई वाई के फॉर्म में चीजें अंदर दिख रही हैं, मैं शुरू से ही dx बाई डी वाई वाला टर्म बनाता हूँ और x बाई वाई को मैं v मान के चलूंगा। ठीक है भैया, आप ऐसे ही मान के चलिए। और वही लैम्डा वगैरह हमने कॉमन वगैरह लिया और हमें दिख गया कि ठीक है वापस से वही टर्म बन रहा है, तो हम कर सकते हैं। इस बार हमने एक्स बाई वाई का फॉर्म है तो एक्स बाई वाई को वी माना, यानी कि एक्स इक्वल टू वी वाई। इस बार डी एक्स बाई डी वाई में आपका सारी चीजें ब्रेकआउट होंगी, कर दीजिए। यहाँ पे एक्स बाई वाई को वी मान लिया हमने। अब सभी अपने डी वाई को एक तरफ, डीवी को एक तरफ, वी और वाई वाले टर्म्स एक एक तरफ कर दीजिए। फाइनल आपका एक इक्वेशन बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, मुझे यहां पर एक्स बाई वाई से रिप्लेस करना है चीजों को। यहां पे कुछ क्वेश्चन में बोल रखा गया है, कुछ जनरल इक्वेशन, कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। हाँ, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन तो यहां तक हमारा आ जाता था जब सी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल रहा है और उसके लिए हिंट दिया गया एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वन है। जनरल सॉल्यूशन में एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वन पुट करिए। ये हमने एक्स बाई वाई के टर्म्स में लिख दिया, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वन पुट करेंगे। तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो पूरा टर्म जीरो, ई का पावर जीरो, वाई वन, तो ये लॉग वन क्या हो जाएगा, लॉग वन ये जीरो हो जाएगा और ये वन हो जाएगा। तो टू प्लस जीरो इक्वल टू सी, यानी कि सी इक्वल टू टू। बस लिख दो फाइनल एक्सप्रेशन। शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इज इतना। क्या बोला गया है? बोला गया है कि मुझे बताना फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब मुझे कर्व्स का फैमिली बताना है, मुझे एफ एक्स बताना है। ठीक है, जब मुझे क्या दिया गया, उसका टेंजेंट दिया गया है, यानी कि dy बाई डी एक्स, टेंजेंट को dy बाई डी एक्स बोलते हैं, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू एक्स वाई दिया गया है। अगेन आप अलग अलग dy सभी y को एक तरफ x को एक तरफ नहीं कर सकते, तो वापस से होमोजेनस वाला ही रूल चेक करेंगे। बोला गया इसका कर्व का फंक्शन बताइए और देखिए कि इसके जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। करते हैं, सबसे पहले वही लैम्डा वगैरह डालो। वापस से दिख रहा है कि लैम्डा वगैरह डालने पे हमारा कट छट के आ जाएगा, चीजें सिंपल आउट हो जाएंगी। मतलब देखिए ना, इन्होंने अब दोबारा किया भी नहीं वो लैम्डा वगैरह वाला, क्योंकि अब दिख रहा है यार क्वेश्चन हमें वैसा ही दे रहा है, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। अब करो dy बाई डी एक्स आया है तो सभी को y बाई एक्स के फॉर्म में लेकर जाओ, इसको x से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से, सभी को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। आ गया। ठीक है, तो y इक्वल्स टू वी एक्स फिर हमारा यही तो पुट करेंगे। करो, फिर वापस से वही चीजें आनी है आपकी, v और सभी चीजों को अलग अलग करिए, v और x को एक तरफ करिए इंटीग्रेट, आपके पास ये इक्वेशन आया। अब देखो इसे इंटीग्रेट करने पे आते हैं हमारे पास log वी स्क्वायर माइनस वन। क्यों आया था भैया, क्योंकि वी स्क्वायर माइनस वन को हमने टी मान लिया और उसे जब हमने इंटीग्रेट किया तो डी टी हमारा आया टू वी डी वी। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीजें आई तो इसे आप डायरेक्टली लॉग वी स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हो, इक्वल्स टू माइनस ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। पर सी लिखने में मेरा कुछ फायदा नहीं है, लेकिन मैंने बोला सी लिखो या लॉग सी लिखो एक ही बात है। जैसे इसे हम लॉग सी लिखेंगे तो आप देखोगे सभी लॉग लोग आपस में मल्टीप्लाई वगैरह होकर लॉग लॉग कट सकता है, तो ये दोनों क्या होगा, ये आपका माइनस माइनस लॉग एक्स है, तो माइनस इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा लॉग
लॉग सी ही लिखते हैं, ठीक है। कर दो, सी का एक पॉजिटिव वैल्यू मुझे चाहिए। तो अब क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे ये करना है, प्लस प्लस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है लॉग के अंदर जाकर, ठीक है भैया। अब दोनों साइड मुझे लॉग मिला, दोनों का एंटी लॉग ले लो, ई ले लो, दोनों लॉग कट जाएगा, या फिर जो भी एंटी लॉग लेना ले लो, दोनों लॉग कट गया। अब बचा आपके पास सिर्फ वी स्क्वायर माइनस वन एक्स। अब क्योंकि ये दोनों मॉड में थे, जब मॉड हटेगा तो किसी भी एक साइड प्लस माइनस लगा दो, ठीक है। अब v की जगह आप डाल दो y बाई एक्स, हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना c1x। क्यों, ये हमारे पास x इधर इसलिए आया है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा, और x से ये x कट जाएगा तो x इधर चला जाएगा, c1x हो गया। अब क्या बोला है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स बोल सकते हो आप। Family of curves for which the slope of the tangent at any point on it is एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मुद्दे की बात ये हुई है, माइनस एक्स स्क्वायर c1x, तो कायदे से तो यही होना चाहिए c1x। तो ये भी तो हो सकता है, एक प्लस है हमारे पास और एक माइनस है, प्लस माइनस का मतलब तो यही होता है ना, एक प्लस है एक बार माइनस है। तो मुझे ये वाला फॉर्म तो मिल रहा है ना, और ये वाला फॉर्म मुझे वेरीफाई करना था, बस हो गया वेरीफाई। चलो पांचवा एक्सरसाइज खत्म हुआ, अब आखिरी एक्सरसाइज पे चलते हैं, जब हमारा फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू का फॉर्म दिया गया हो, यानी कि आप डायरेक्टली एक्स बाई वाई जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, दोनों को वाई और एक्स को एक तरफ भी नहीं ले जा पा रहे हो। सबसे पहला एक्सरसाइज वाई और एक्स को एक तरफ अलग अलग लेकर चलेगा, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, फिर डी वाई बाई डी एक्स अगर निकाल कर देख लो, और अगर सेम लैम्डा लैम्डा का कट जा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, तब इस इक्वेशन इस फॉर्म को आप चेक करो, क्या हमारा ऐसा बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अगर यहां एक्स है तो यहां p हमारा कुछ x का फंक्शन होगा, इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, और क्यू भी x का फंक्शन होगा, यानी नीचे अगर dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और p और q आपका x का फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, एक टर्म निकालते हो, आप क्या करते हो, एक टर्म निकालते हो e का पावर p dx, ठीक है भैया। ये टर्म निकालते हैं, अब p तो दिया रहेगा ना, ये टर्म निकालोगे और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, इसे कहा मल्टीप्लाई करोगे, y इंटू ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई डी एक्स, ठीक है। करके देखते हैं, आपका लास्ट लास्ट तक कहीं ना कहीं दिया ही होगा, देखो y इंटू ये e वाला जो टर्म आया था इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई, जो पी डी एक्स हमारा आया था फॉर्म इन, और ये dx के साथ रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसे, बस ये हमें निकालना होता है। चलो सॉल्व करते हैं, और हाँ यही मान लेते हैं अगर आपका ये कुछ ऐसा होता, ये तो dy बाई डी एक्स के लिए है ना, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये आपका x का फंक्शन है p और q, लेकिन मान लेते हैं dx बाई डी वाई होता तो प्लस आपका पी एक्स लिखते, बस y की जगह हर जगह x हो जाता और x की जगह y हो जाता, p और q आपका, p और q आपका y का फंक्शन होता, और यहां पर आप जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो हम e वाला टर्म लिख रहे थे इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, p डॉट डी वाई लिखते, क्योंकि p हमारा y का फंक्शन है, ठीक है। और यहां आप लिखते x डॉट पी डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, इस तरीके से हम चीजें लिखते हैं। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं एक दो, क्वेश्चन नंबर 19,
इसे सॉल्व करने बोला जा रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है dy बाई dx का फॉर्म दिख गया, और y तो होना ही चाहिए था। इसे अगर मैं ऐसे दिखाऊं, प्लस -1 y इक्वल्स टू cos x, तो ये हमारा p है। अब भले ही इसमें आपको कहीं x वगैरह ना दिख रहा हो, x का फंक्शन चाहिए था, बट मैं बोल सकता हूँ ना -1 इंटू एक्स का पावर 0, कम से कम y नहीं लगा हुआ है ना, तो इसे हम p मान के चल सकते हैं। y नहीं लगा होना चाहिए इसमें, y को छोड़ के जितने टर्म्स हैं। और ये हमारा, ये भी आप इसे आप क्यों बोल दो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e का पावर p dx, e का पावर इंटीग्रेशन p क्या है, -1 dx बोल सकते हो इसे, e का पावर -x। और जब भी यहां पर इंटीग्रेट करोगे e के पावर में आप c नहीं लगाओगे, इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट c लगाते हैं, e वाले में e के पावर में आप c नहीं लगाओगे, ठीक है। अब आगे देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो मिल गया e का पावर -x, यानी कि e का पावर p dx इज इक्वल टू e का पावर -x मिल गया। अब मुझे क्या करना है, y इंटू e का पावर p dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, मुझे ये करना है। अब इसके बाद आपका c लग, यहां पर आपका c लगता है, ये इंटीग्रेट करने के बाद c आएगा ना, इसमें आप c लिखोगे। यहां पर क्या करोगे, y e का पावर पी डी, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx क्या है, e का पावर -x, q क्या है हमारे पास, q है cos x, इस क्वेश्चन के लिए देख लो, e का पावर -x प्लस c। तो अभी हम कुछ देर के लिए बस इतने पार्ट को कंसीडर करते हैं, और इसे ही हम अभी इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, फिर वापस यहां पे हम पुट कर देंगे जो भी हमारा इसका वैल्यू आएगा। फिलहाल इसके इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं, e का पावर माइनस कॉस एक्स, e का पावर -x cos x, ठीक है भैया। तो हम रूल क्या जानते हैं जब दो फंक्शन होते हैं, आइलेट रूल। cos x ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, ठीक है, और हमारे पास e का पावर -x आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिख रहा है, यानी कि आप इसे मानोगे u, पहले तो ये आ रहा है, यानी कि cos x को पहले लिखेंगे और e को बाद में लिखेंगे, ठीक है, मतलब यही cos x e का पावर -x। तो ये क्या होता है, जो पहले u है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, कर लो। वापस देखोगे ये दोनों कट के आपका प्लस ही हो जाता है। अब वापस से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इससे हमने इंटीग्रेट किया, हमारा ये फॉर्म आया। और अगर हम ध्यान से देखिए, फॉर्म हमारा वापस से आई बन गया है, ठीक है, और इसे हम आई लेके चल रहे थे, और वापस से इसका बीच का एक टर्म आई बन गया, करते करते आई को इधर लेकर जाइए, 2i हुआ, 2i हुआ, और बाकी इधर बचा हुआ टर्म e का पावर -x कॉमन है, -x कॉमन लिया, sin x माइनस कॉस x, तो i, ये 2i था, तो i इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 कर दो, या i का वैल्यू आ गया, यानी कि इस प्लेस का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है। अब y e का पावर -x इक्वल्स टू जो अभी वैल्यू आया है प्लस c कर दो, ये वैल्यू आया था प्लस c, ठीक है। अब e का पावर -x, e का पावर -x, अगर सभी को e का पावर x से मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो होगा, e का पावर x -x कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इधर बचेगा e का पावर x। फाइनल हमारे पास ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तीन चीजें हमें चेक करनी होती है अपना जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से। सबसे पहले चेक करो कि क्या हम सभी y वाले टर्म्स dy के साथ और सभी dx के साथ x वाले टर्म्स को अलग अलग कर पा रहे, तो ठीक है, वरना फिर dy बाई dx करके सभी टर्म्स को एक तरफ कर दो और देखो कि क्या होमोजीनस बन रहा है और लैम्डा लैम्डा पूरी तरह से कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करो, ये वाला तरीका लगा लो, dy बाई dx प्लस p, अगर dy बाई dx है तो प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, या फिर dx बाई dy है तो प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। मैंने ये बोला, या फिर dx बाई dy प्लस, बस इतना सा करना है हमें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो कायदे से इस एक्सरसाइज में दिया तो चेक वगैरह कर लो ना, तो आपका वही मतलब
सभी आप y और x को एक तरफ आप नहीं लेकर जा पाओगे, नहीं तो हमारा वो लैम्डा वाला कटने वाला फॉर्म बन रहा है। तो dy बाई डी एक्स हमें दिख रहा है, ये x को यहां से अगर हटा दे तो y बाई एक्स बचेगा इक्वल्स टू ये। फाइनल हमारा dy बाई डी एक्स ये बन गया। सबसे पहले देखो पहला फॉर्म dy बाई डी एक्स, दूसरा फॉर्म y इंटू पी, ये p हो गया हमारा, x का हमारे पास कुछ टर्म है, फंक्शन है, और ये हमारा q x का फंक्शन है। बस अब आगे कर दो अपना, e का पावर पी डी एक्स निकालो, p क्या हमारे पास 2/x, तो 2 को बाहर लिखो, ये क्या हो जाएगा e का पावर 2 1/x को क्या लिखते हैं log x, c तो यहां लिखना नहीं e के पावर में, 2 को अंदर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मॉड वगैरह हटा सकते हो क्योंकि स्क्वायर होने के बाद मॉड का कोई मतलब नहीं होता, मॉड भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, स्क्वायर भी पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। अब ई लॉग हट जाएगा, एक्स स्क्वायर आया हमारा इसका वैल्यू, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ई का पावर पी डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, y डॉट ई का पावर पी डी एक्स जो कि एक्स स्क्वायर है, और ये हमारा q इंटू हमारा ई पी डी एक्स का वैल्यू आया था, बस सॉल्व कर दो, y डॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस सी, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आया। ठीक इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, ये हमारा dx बाई डी वाई बना है, इस बार dy बाई डी एक्स नहीं बना, dx बाई डी वाई बना है, तो हमें क्या चाहिए dx बाई डी वाई प्लस p आपका x इक्वल्स टू q, और p और q y का फंक्शन होना चाहिए। तो इसमें ध्यान से देखो, x तो नॉर्मल छोड़ देंगे, ये पार्ट आपका -1/y लिख सकते हैं ना, dx बाई डी वाई प्लस -1/y इंटू एक्स, ये p हो गया हमारा इक्वल्स टू 2y, ये q हो गया हमारा। बस आगे आप जानते ही हो, e का पावर पी डी वाई लगाना है हमें, p क्या हमारे पास -1/y, माइनस अगर बाहर भेजते हो तो e का पावर माइनस लॉग y, e का पावर लॉग, आपका y का पावर -1 वगैरह अगर लिखते भी हो तो ये e और लॉग कट जाएगा, बचेगा y का पावर -1 जो कि हो जाता है 1/y, जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y। ठीक है भैया, यही कर दो। पहले हम क्या कर रहे थे, y इंटू सारी चीजें कर रहे थे, अब करना होगा हमें x इंटू ई का पावर पी डी वाई इक्वल्स टू q इंटू, करो x इंटू 1/y आया इक्वल्स टू q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू हमें देखने को मिला है इस इक्वेशन में, q का वैल्यू हमें 2y मिला है, 2y इंटू 1/y हमारा e का वैल्यू है, dy कर दो, y गया सिर्फ 2 बचा, इधर बचा x/y इक्वल्स टू 2y प्लस c भी तो रहता ना हमारा, तो y को एक साइड भेज दिया गया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनता है। ये इक्वेशन भी सही है, इक्वेशन भी सही है, फाइनल बात है इक्वेशन पे आना है हमें, बाकी अरेंजमेंट इधर उधर करना है, जो करना है कर सकते हो। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। हमें क्या करना है, हमें बस ये करना है, पहले चेक करना है y और x को अलग अलग कर पा रहे नहीं कर पा रहे, जाहिर सी बात है चेक करोगे तो नहीं हो पाएगा, और इस एक्सरसाइज में दिया गया तो ऑफकोर्स इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस के लिए दिया गया होगा। दूसरी बात, क्या हम इसे dy बाई डी एक्स और उस फॉर्म में लिख पा रहे कि लैम्डा लैम्डा कट जाए, नहीं हो पाएगा ये भी। मैं डायरेक्टली कैसे बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज सेम है यार, वही एक्सरसाइज है। हाँ जेई मेन में आ जाए तो चेक कर लो एक बार, या फिर देखो हर बार चेक करने की जरूरत नहीं होती, मुझे फॉर्म भी सीधा सीधा दिख रहा है ना, dy बाई डी एक्स फॉर्म दिख रहा है, y का कुछ फंक्शन दिख रहा है, इधर x का कुछ फंक्शन दिख रहा है, ये dy बाई डी एक्स है, y इंटू ये हो गया, और इधर इतना x का फंक्शन हो गया, जिसमें मतलब मुझे बस ये करना होता है कि मुझे बांटना होता है dy बाई डी एक्स प्लस वाई, जितने भी y वाले टर्म्स है उसे इधर लिख दो, और जितने भी y के बिना वाले टर्म्स है उसे इधर लिख दो, बस इतना करना है हमें। ये हो गया आपका p और ये हो गया q, और बाकी जब x का हो तो पता ही dx बाई डी वाई दिया हो तो यहाँ x लिख दोगे बस, और सभी टर्म्स आपको फिर y वाले चाहिए होंगे।
अच्छा, यहाँ कंडीशन में दिया गया जनरल सॉल्यूशन नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, जब y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू π/2। पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल ले। तो ये हमारे पास p का वैल्यू है, तो e का पावर if इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया if इज इक्वल टू e का पावर cot x dx। cot x हम जानते हैं हमारा log sin x मिलता है, तो e और log हट जाएगा, sin x बचेगा सिर्फ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया y डॉट साइन एक्स, और ये हमारा था q का वैल्यू डॉट साइन एक्स प्लस सी, कर दो इंटीग्रेट, 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो हम जानते हैं कि आइलेट रूल के हिसाब से दो फंक्शन है 2x और साइन एक्स, अलजेब्रा पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, ठीक है। अलजेब्रा को हम, ये हमारा अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो कायदे से इसे u इसे v मानना चाहिए। इस बार इन्होंने इसे u माना है इसे v माना है, क्यों, क्योंकि सॉल्व करने में आसानी होगी, आगे जाके कुछ टर्म्स कटने छटने वाले हैं, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि सॉल्व होने के लिए हो सकता है कि सॉल्व हो जाए बिना आइलेट रूल में इधर उधर आगे पीछे किए भी, मतलब ऑर्डर अगर चेंज कर दो, आइलेट जो बोल रहा है उसका ऑर्डर चेंज कर दो, यू किसी को वी किसी को मान लो, तो भी चांसेस है कि हो सकता है सॉल्व हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है ना सॉल्व हो, या फिर डिफिकल्ट हो कॉम्प्लिकेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आइलेट रूल को फॉलो करेंगे तो ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो आसानी और मुश्किल वाले यहाँ बात है। तो अभी तो हमें दिख रहा है कि कट सकता है, तो साइन एक्स को पहले लेते हैं। तो साइन एक्स हमारा u है, u को हमने जस्ट नॉर्मल छोड़ दिया और v को हमने इंटीग्रेट कर दिया। इसे फिलहाल के लिए आप v मान रहे हो और इसे u मान रहे हो। v को इंटीग्रेट कर दिया माइनस, u को डिफ्रेंशिएट कर दिया, x को इंटीग्रेट कर दिया, और हमारे पास ये दूसरा वाला टर्म बचा हुआ था। ध्यान से देखो, टू टू कटने के बाद ये दोनों टर्म सेम हो गए, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे। देख लो ना, ये टर्म देखो, ये टू और टू कटने के बाद ये बचा हमारे पास। तो ध्यान से देखो, ये प्लस में माइनस में ये दोनों टर्म अब कटेंगे, बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। तो हमारे पास ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या पुट करना है, बोला गया y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू π/2 बोला गया है। y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू π/2, तो डालो y इक्वल्स टू 0, ये पूरा टर्म 0, 0 इक्वल्स टू x पाई स्क्वायर बाई 4, और साइन π/2 1 हो जाता है, प्लस c, तो c इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। इसमें पुट कर दो y साइन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, बस। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1 इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, मतलब एक पॉइंट है, एक कर्व पता करना है जिसका पॉइंट दिया गया है, जिसका x इक्वल्स टू 0 बोला गया, y इक्वल्स टू 1 बोला गया, इस पॉइंट से पास कर रहा है। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप की जब बात हो तो dy बाई dx, पॉइंट इतना इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट। स्लोप क्या बोला है जा रहा है, सम ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट प्लस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। फिर दिख गया हमें, वही वाला फॉर्म है अपना, dy बाई dx इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, इसे आप कर दो dy बाई dx, इधर लेकर आओगे तो माइनस वाई एक्स, दिख गया ये y, ऐसे लिख दो, ये y दिख गया, ये हमारा p हो गया, इक्वल्स टू एक्स क्यू हो गया, बस फॉर्म आ चुका है। अब आगे इतने देर में तो सीख ही गए होगे कि सबसे पहले यहां से e का पावर पी डी एक्स निकालेंगे, p हमारे पास माइनस एक्स है, ठीक है, जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, y डॉट इतना और q डॉट इतना, प्लस c बाद में। तो यहां पर हमारा पहले इंटीग्रेटिंग, ये इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर बाई 2 को हमने कुछ टी लिया, सब चीजों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हमने अपनाया है। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 को हमने टी लिया है, तो माइनस डिफ्रेंशिएट करो 2x बाई माइनस 2x बाई आपका 2 dx इक्वल्स टू dt, ये 2 से 2 गया, तो x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt, x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो बस x देखो यहां पर
एक्स डी एक्स को आप डी टी लिख दो, और ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को हमने टी माना है, ई का पावर टी इंटू डी टी। अब इसे तो सॉल्व करना जानते ही हो दोस्त, माइनस माइनस का भी साइन है ना हमारे पास, ये माइनस डी टी है, ये तो सॉल्व करना जानते हो, जस्ट नॉर्मल माइनस ई का पावर टी लगा दो, और टी का वैल्यू हमारे पास यहाँ दे रखा गया है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया था हमारे पास, ये जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है इसे सॉल्व कर रहे थे, बस चीजें सिंपल हो चुकी हैं। यहाँ पे अब c के लिए कुछ पॉइंट दिया गया था क्या, हाँ पॉइंट दिया गया 0,1, यानी कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पुट कर दो, c का वैल्यू कुछ मिल जाएगा, c का वैल्यू 2, तो अब c का वैल्यू 2 पुट करके हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन निकाल लो। दैट्स इट, आज के इस चैप्टर में इतना ही। अब आगे देख सकते हो हमारा मिसलेनियस एग्जाम्पल है, मेन मुद्दा है कॉन्सेप्ट समझना। अब इसके बाद अपने एनसीईआरटी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कुछ दिनों में हमारा पूरा 11-12 सिलेबस खत्म होने वाला है। इसके बाद अभी हम थर्ड चैप्टर पे है ना, चैप्टर्स देख लो हमारे पास टोटल और कितने चैप्टर्स बच रहे हैं। हमारे पास चैप्टर भी बच रहे हैं, थर्ड चैप्टर पे है, तो फोर्थ फिफ्थ ये दोनों तो करवाना ही है, और सेवेंथ भी करवाना है मुझे, लेकिन सिक्स चैप्टर का सोच रहा हूं, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग करवाऊं या नहीं। ये हमारे बोर्ड्स में तो ठीक है, लेकिन जेई के सिलेबस में लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो देखता हूँ टाइम मिलेगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग भी करवा दूंगा, वरना सिर्फ अब हमारे पास एक दो तीन तीन चैप्टर और हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मिला के 4 चैप्टर। तो जैसे ही चैप्टर्स खत्म होते हैं आपके लिए जेई मेन का सीरीज चालू हो जाएगा, जेई मेन का क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू सीरीज, फिर जेई मेन का जब सीरीज खत्म होगा जेई एडवांस के ऊपर आएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।